जय श्री राम। स्मार्ट स्टडी साइकोलॉजी स्मार्ट स्टडी क्लास आज 19 नंबर रहेगी। इस वीडियो के अंतर्गत जो साइकोलॉजी स्मार्ट स्टडी क्लास 19 है उसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समायोजन। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, अंग्रेजी में जिसको एडजस्टमेंट कहते हैं। तो समायोजन से भी आपके रीट में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, सी टेट में, एच टेट में क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। तो अपने को समायोजन एडजस्टमेंट टॉपिक को बड़े अच्छी प्रकार से पढ़ना है। यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, ये निश्चित है। तो यहाँ से क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने को इस क्लास को पूरा देखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए वो हमसे गलत न हो पाए, छूट न पाए। समायोजन काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एडजस्टमेंट तो 3 एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, यानी जो समायोजन, एक विद्यार्थी यदि समायोजन नहीं कर पाता है तो किस प्रकार उसके व्यवहार में जो परिवर्तन नहीं हो पाता है, तो उसी से संबंधित पूरा इस टॉपिक के अंतर्गत अपने समायोजन से संबंधित आज अपने अध्ययन करेंगे। साइकोलॉजी ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन, स्टडी साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड पीपल, देन कैन वी फाइंड आउट ऑफ द प्रॉब्लम। यानी ये लगभग आज के जो जनरेशन है या बालकों की एक विशेष प्रॉब्लम रहती है कि समायोजन का होना अति आवश्यक है। यदि समायोजन नहीं होता है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से काम नहीं कर पाता है। माइंड कंट्रीब्यूट योर फीलिंग, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड अदर्स। द वे ऑफ द थिंकिंग विल अफेक्ट द बिहेवियर। यानी इसी से संबंधित यहाँ पे पूरी चर्चा रहेगी अपनी। साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम द फेसियोल लोगोस एंड द डूइंग रिसर्च। तो इसी से संबंधित आपने इस टॉपिक में अपने अध्ययन करेंगे। इन योर लाइफ डू द एडजस्टमेंट मेक योर लाइफ बिकम मोर बेटर एंड द फुलफिल योर नीड्स। तो तमाम बातें अपने इससे संबंधित अपने अध्ययन करेंगे। यहाँ पे चलते हैं अपने टॉपिक पे और करते हैं चर्चा। समायोजन शब्द के बारे में देखिए आप। समायोजन शब्द को सामंजस्य, व्यवस्थापन अथवा अनुकूलन के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो समायोजन शब्द है इसको सामंजस्य भी के नाम से भी जाना जाता है, व्यवस्थापन के नाम से भी जाता है और अनुकूलन के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई बालक अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो धीरे धीरे वह आने वाली स्थितियों से समझौता कर लेता है। यानी जब बालक अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो धीरे धीरे वह जो आने वाली स्थितियां होती हैं उनसे क्या कर लेता है, समझौता कर लेता है। इस समझौते की प्रक्रिया ही मनोवैज्ञानिक भाषा में समायोजन कहलाता है। यानी समझौते की इस प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। सामान्यतः हम कहते हैं कि समायोजन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। यानी सामान्यतः अपने क्या कहते हैं कि समायोजन शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर, सम और आयोजन। अर्थात सम का अर्थ होता है समान रूप से और आयोजन का अर्थ होता है अच्छी व्यवस्था करना। यानी समान रूप से अच्छी व्यवस्था करना, इसका समायोजन का 2 शब्दों से बना है, सम से, और दूसरा क्या है, आयोजन। तो सम का अर्थ क्या होता है, समान रूप से। सम का अर्थ होता है समान रूप से और आयोजन का अर्थ होता है आयोजित करना, यानी अच्छी व्यवस्था करना। तो इस प्रकार अतः समायोजन शब्द का अर्थ है अच्छी तरह से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया। यानी अच्छी तरह से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया करेगा अपने क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। एक व्यक्ति जो अपने आप को या अपने विचारों को किसी स्थिति या परिस्थिति के साथ संतुलित या अनुकूलित कर लेता है तो उस व्यक्ति को समायोजित कहते हैं। यानी एक व्यक्ति जो अपने आप को या अपने विचारों को किसी स्थिति या परिस्थिति के साथ संतुलित या अनुकूलित कर लेता है तो उस व्यक्ति को आप क्या कहते हैं, समायोजित व्यक्ति कहते हैं। या अपनी भाषा में शॉर्ट रूप में अपने ये इसका उल्लेख अपने कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, एक व्यक्ति जो अपने आप को या अपने विचारों को किसी स्थिति या परिस्थिति के साथ संतुलित या अनुकूलित कर लेता है तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, समायोजित व्यक्ति कहते हैं। अगला, अधिकांशतया मनोवैज्ञानिक समायोजन को 2 रूप में प्रदर्शित करते हैं। यानी अधिकांश तक जो मनोवैज्ञानिक है वो समायोजन को कितने रूपों में करते हैं, 2 रूप में प्रदर्शित करते हैं।
नंबर 1 समायोजन की दिशा के रूप में, नंबर 2 समायोजन को मात्र एक प्रक्रिया के रूप में, यानी समायोजन की दिशा के रूप में करते हैं और दूसरा समायोजन की मात्र एक प्रक्रिया के रूप में करते हैं। तो दो रूपों में यह किया जाता है, एक तो समायोजन की दिशा के रूप में और दूसरा समायोजन की मात्र एक प्रक्रिया के रूप में। तो मनोवैज्ञानिक है वो समायोजन को दो रूप में प्रदर्शित करते हैं। पहला रूप मैंने आपको यही बताया अभी, पहला रूप है समायोजन की दिशा के रूप में और दूसरा समायोजन को मात्र एक प्रक्रिया के रूप में। तो दिशा और मात्र प्रक्रिया के रूप में दो रूपों में करते हैं। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन एंड मैगर्स। तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, ये जो भी आप देख रहे हैं ये डिसऑर्डर वाले हैं। तो इस प्रकार अपने जब एडजस्टमेंट अपने नहीं कर पाते हैं तो किस प्रकार डिसऑर्डर। आगे चलते हैं समायोजन के लक्षण। समायोजन के लक्षण, तो समायोजन के लक्षणों के बारे में अपने समायोजन करने वाले व्यक्ति के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। यानी समायोजन करने वाले व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। नंबर 1 वह पूर्णतया संतुलित रहते हैं। नंबर 2 समस्या का समाधान कर लेते हैं। नंबर 3 सदैव परिस्थिति का ज्ञान रखते हैं। नंबर 4 महत्वाकांक्षी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं। नंबर 5 संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। नंबर 6 समाज से प्रत्येक व्यक्तियों सदस्यों का ध्यान रखने वाले होते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्तियों सदस्यों का ध्यान रखने वाले होते हैं। नंबर 7 पर्यावरण तथा परिस्थिति से प्राय लाभान्वित रहते हैं। नंबर 8 सदैव संतुष्ट तथा सुखी रहने वाले होते हैं। और नंबर 2 साहसी होते हैं। तो इस प्रकार अपने जो लक्षण हैं वो समायोजन के ये लक्षण यहाँ पे पाए जाते हैं। इन लक्षणों के प्रति अपने ध्यान रखना है। पहला है वह पूर्णतया संतुलित रहते हैं। दूसरा है समस्या का समाधान कर लेते हैं। तीसरा है सदैव परिस्थिति का ज्ञान रखते हैं। चौथा महत्वाकांक्षी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं। पांचवा संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। छठा समाज के प्रत्येक व्यक्तियों सदस्यों का ध्यान रखने वाले होते हैं। सातवां पर्यावरण तथा परिस्थिति में प्राय लाभान्वित रहते हैं। आठवां सदैव संतुष्ट व सुखी रहने वाले होते हैं। और नौवें साहसी होते हैं। तो इस प्रकार इन लक्षणों को अपने को याद रखना है। कई बार ये लक्षण आरपीएससी के अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं, रीट में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए अपने लक्षणों का पता होना चाहिए, लक्षणों का अपने को ध्यान रखना है। यदि लक्षण पूछे तो अपने को इन सब लक्षणों का हमें पता होना चाहिए। तो इस प्रकार अपने इनको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद आगे आता है समायोजन की परिभाषाएं। यानी समायोजन की अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप से परिभाषाएं दी हैं। तो अपने समायोजन की परिभाषाएं देखते हैं। अपने समायोजन की परिभाषाएं स्किनर की पहली है स्किनर की, समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। स्किनर क्या कहते हैं, समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। डॉक्टर एस चौहान के अनुसार समायोजन का अर्थ एक आरोपित सामाजिक पर्यावरण की अपेक्षाओं एवं दबावों के प्रति अनुक्रिया है। यह अपेक्षा आंतरिक अथवा बाह्य होती है जिसके प्रति व्यक्ति अनुक्रिया रखता है। बोरिंग और लैंगफेल्ड के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। गेट्स व अन्य के अनुसार समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के मध्य संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो इस प्रकार ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग जो कोटेशन दी गई है, इन कोटेशन पे अपने को ध्यान रखना है, ये याद करना है। अपने को एग्जाम पूछ जाते हैं। स्किनर क्या कहता है, समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। डीएस चौहान क्या कहता है कि समायोजन का अर्थ है एक आरोपित सामाजिक और पर्यावरण की अपेक्षाओं एवं दबावों के प्रति अनुक्रिया है और यह अपेक्षा आंतरिक अथवा बाह्य होती है जिसके प्रति व्यक्ति अनुक्रिया रखता है। बोरिंग लैंगफेल्ड के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। गेट्स के अनुसार समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के मध्य संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो यहां अपने को ध्यान रखना है एडजस्टमेंट और डिसऑर्डर्स। तो यहां फीलिंग डिप्रेसिड, दूसरा डिफिकल्टी कंसंट्रेट, चौथा इम्पल्सिव
तो इस प्रकार ये फीलिंग, ये अलग अलग, ये अपने जिस प्रकार है समायोजन होता है उसके प्रकार यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक विद्यार्थी किस किस प्रकार से अपने कुसमायोजित हो सकता है या समायोजन होने में उसकी समस्याएं आती हैं। इसके बाद आता है समायोजन के प्रकार। यहाँ अलग अलग समायोजन के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे अपने, जहाँ अभी पिक्चर्स के माध्यम से अपने देखा था। समायोजन के प्रकार, टाइप ऑफ द एडजस्टमेंट। पहला है सामाजिक समायोजन। पहला क्या है? सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट। सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट, ध्यान रखना है अपने को। समायोजन का यह एक महत्वपूर्ण प्रकार है। इस सामाजिक समायोजन के अंतर्गत व्यक्ति प्राणी सामाजिक परिवेश में रहते हुए अनेक बातों पर उचित तालमेल बनाए रखकर समायोजित रहता है। सामाजिक समायोजन, समायोजन का यह एक महत्वपूर्ण प्रकार है। यह सामाजिक समायोजन के अंतर्गत व्यक्ति प्राणी सामाजिक परिवेश में रहते हुए अनेक बातों पर उचित तालमेल बनाए रखकर समायोजित रहता है। जैसे घर परिवार से समायोजन, मित्र और संबंधियों से समायोजन, आस पड़ोसियों से समायोजन। यानी घर परिवार से समायोजन, मित्र संबंधियों से समायोजन और आस पड़ोसियों से समायोजन। तो यहाँ अपने को समायोजन से संबंधित अपने को ध्यान रखना है कि सामाजिक समायोजन क्या है, ये अपने को पता होना चाहिए। सोशल एडजस्टमेंट है, यह एक महत्वपूर्ण प्रकार है। इस सामाजिक समायोजन के अंतर्गत व्यक्ति प्राणी सामाजिक परिवेश में रहते हुए अनेक बातों उचित तालमेल बनाए रखकर समायोजित रखता है। यानी जो परिवार के साथ जो रहता है व्यक्ति, तो वो हर बात से तालमेल बना करके रखता है। जैसे घर परिवार से समायोजन रखता है, मित्र और संबंधियों समायोजन रखता है, आस पड़ोसियों से वो क्या रखता है? समायोजन रखता है। तो ये सामाजिक समायोजन के अंतर्गत ये आता है। दूसरा आता है लैंगिक समायोजन। दूसरा प्रकार कौन सा है? लैंगिक समायोजन। अब लैंगिक समायोजन की बात करते हैं तो समायोजन का द्वितीय जो प्रकार है वो लैंगिक समायोजन है। इस समायोजन के अंतर्गत प्राणी लैंगिक तथा यौन संबंधी संबंधों की आवश्यकताओं के लिए तथा पूर्ति हेतु समाज द्वारा मान्य तरीकों से पूर्ति करता है, तो वह प्राणी समायोजन का अनुभव करता है। इसकी पूर्ति नहीं होने पर प्राणी में कुसमायोजन असंतोष का जन्म होता है। यानी लैंगिक समायोजन की बात करें तो समायोजन का यह द्वितीय महत्वपूर्ण प्रकार है। और समायोजन के अंतर्गत यहाँ के प्राणी क्या है? लैंगिक तथा यौन संबंधों की आवश्यकताओं के लिए अथवा पूर्ति हेतु समाज द्वारा मान्य तरीकों से क्या करता है? वो पूर्ति करता है। जैसे एक वैवाहिक संबंध के माध्यम से जैसे पूर्ति होती है तो वो समाज के लिए मान्य है, तो वह प्राणी क्या है? समायोजन का अनुभव करता है। वैसा करता है तो समायोजन का अनुभव करता है। इसकी पूर्ति यदि नहीं होती है तो प्राणी में क्या होता है? कुसमायोजन होता है, असंतोष जन्म लेता है। तीसरा होता है व्यवसायिक समायोजन। यानी समायोजन का यह तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का अपनी व्यवसाय से संतुष्टता, अपने व्यवसायिक कार्य में अपने सहकर्मियों तथा उचित व्यवहार करते हुए सम्मान प्राप्त करना तथा उन्नति की ओर अग्रसर होना, ये क्या होता है? व्यवसायिक समायोजन होता है। तो व्यवसायिक समायोजन के अंतर्गत क्या होता है? किसी व्यक्ति अपनी जो व्यवसाय से संतुष्टता की बात आती है तो अपने व्यवसायिक कार्यों में वह अपने आप के सहकर्मियों के साथ उचित व्यवहार करते हुए क्या करता है? सम्मान प्राप्त करना तथा उन्नति की ओर अग्रसर होता है। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने 10 एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। यानी 10 एडजस्टमेंट जो डिसऑर्डर होता है वो किस प्रकार होता है, यहाँ पे एक डायग्राम्स के माध्यम से यहाँ बताया गया। साइकोलॉजी के अंतर्गत इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसकी बात है समायोजन को प्रभावित करने वाले तत्व। यानी समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, कौन कौन से हैं? एक व्यक्ति के समायोजन पर जन्मजात कारक, शारीरिक कारक, आनुवंशिक कारक, वातावरणीय कारक तथा मानसिक कारक सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। यदि एक व्यक्ति वातावरण के प्रति समायोजन कर लेता है तो उसे तनाव, दबाव व अंतर्द्वंद नहीं होता है और इनके सब के अभाव के कारण व्यक्ति चिंतित नहीं रहता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहता है। तो इस प्रकार अपने मानसिक समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक है, उनके अंतर्गत आता है जन्मजात कारक आते हैं, शारीरिक कारक आते हैं, आनुवंशिक कारक आते हैं, वातावरणीय कारक आते हैं और मानसिक कारक आते हैं। तो ये सर्वाधिक प्रभाव इनका पड़ता है। यदि एक व्यक्ति वातावरण के प्रति समायोजन कर लेता है, यानी वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है, तो उसे तनाव, दबाव, अंतर्द्वंद नहीं होता है और इनके सब के अभाव के कारण व्यक्ति चिंतित नहीं रहता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहता है। तो इस प्रकार अपने को यानी वेज ऑफ द एडजस्टमेंट इन साइकोलॉजी, यानी वेज ऑफ द एडजस्टमेंट साइकोलॉजी क्या है? सोशल सपोर्ट, माइंडफुलनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ केयर, और ये सभी जो यहाँ पे दिखाए गए हैं
ये इसके प्रोसेस दिखाए गए हैं। इसके बाद समायोजन की पद्धतियां आती हैं। यहाँ अपने समायोजन की पद्धतियों के बारे में अपने देखते हैं। समायोजन की पद्धतियां, विधियां, तरीके और मनोरचनाएं। यानी समायोजन की पद्धतियां क्या है, विधियां कौन सी हैं, तरीके कौन से हैं, मनोरचनाएं कौन सी हैं। J.F. ब्राउन 1940 ने मनोरचनाओं, मेंटल मैकेनिज्म के दो प्रकारों का उल्लेख किया, प्रधान मनोरचनाएं और गौण मनोरचनाएं। कितनों किया, दो का किया। नंबर एक है प्रधान मनोरचनाएं, दूसरा नंबर 2 है गौण मनोरचनाएं। तो ये दोनों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई थी। J.F. ब्राउन 1940 ने मनोरचनाओं को दो प्रकार से उल्लेख किया। किसने किया, J.F. ब्राउन ने किया था। कब किया, 1940 में किया। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1940 में पूछा जा सकता है, J.F. ब्राउन के नाम से पूछा जा सकता है, या मनोरचनाओं के प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। प्रधान मनोरचनाएं और गौण मनोरचनाएं, दो प्रकार की इन्होंने यहाँ पे रचनाओं के बारे में चर्चा की थी। पहली है प्रधान मनोरचना, एक एक करके अपने यहाँ चर्चा करेंगे। पहली आती है प्रधान मनोरचना, मेजर मेंटल मैकेनिज्म। पहली है दमन, रिप्रेशन। दूसरी है समन, सप्रेशन। तीसरी है अंतर्बाधा, इनहेबिशन। चौथी है प्रतिगमन, रिग्रेशन। पांचवी है रूपांतरण, कन्वर्जन। छठी है उन्नयन, सब्लिमेशन। सातवीं है युक्तिकरण, विजुअलाइजेशन। और अगली है प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। तो इस प्रकार ये हमारी प्रधान मनोरचनाएं हैं। दमन है, समन है, अंतर्बाधा है, प्रतिगमन है, रूपांतरण है, उन्नयन है, व्यक्तिकरण है, प्रतिक्रिया निर्माण है। ये सभी क्या है, ये सभी प्रधान मनोरचनाएं हैं। उसके बाद आती है गौण मनोरचनाएं। प्रधान मनोरचनाओं के बाद किसका योगदान आता है, गौण मनोरचनाओं का आता है। तो गौण मनोरचनाएं देखिए, माइनर मेंटल मैकेनिज्म, यानी गौण मनोरचनाएं कौन सी हैं, तदात्मीकरण। पहली आती है तदात्मीकरण, इंडिफिकेशन। चौथी आती है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। छठी आती है अंतःक्षेपण, इंट्रोजेक्शन। छठी आती है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद है क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। अगला है अति क्षतिपूर्ति, ओवर कंपनसेशन। और उसके बाद वास्तविक स्वीकरण, डेनियल ऑफ रिलेटिव। और नकारात्मकता, नेगेटिव। और कल्पना दिवसोपन, फैंटास्टिक। तो इस प्रकार ये हमारी क्या है, गौण मनोरचनाएं हैं। यानी गौण मनोरचनाओं का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो तदात्मीकरण हो, प्रक्षेपण हो, अंतःक्षेपण हो, विस्थापन हो, क्षतिपूर्ति हो, अति क्षतिपूर्ति हो, वास्तविकता हो, अस्वीकरण हो, नकारात्मकता और कल्पना दिवसोपन हो। आत्मीकरण तदात्मीकरण विधि, इस युक्ति में प्राय व्यक्ति असमायोजन की स्थिति अथवा परिस्थिति में किसी महान आध्यात्मिक गुरु, आदर्श पुरुष, महान पुरुष, राजनीतिक गुरु, धार्मिक पुरुष आदि का अनुगमन अथवा आत्मीकरण करता है। वे उनके द्वारा बताए गए या प्रतिपादन किए गए मार्गों का अनुसरण करता रहता है तथा सदैव समायोजन स्थापित करने का प्रयास होता है। किशोरावस्था में इस मुक्ति का सर्वाधिक प्रयोग देखा जाता है। किसी बड़े व्यक्ति जैसा अपने आप को मानना या समझना तदात्मीकरण कहलाता है। तो तदात्मीकरण के बारे में अपने ध्यान रखना है। पहली मनोरचना है तदात्मीकरण। इस युक्ति में प्राय व्यक्ति असमायोजन की स्थिति अथवा परिस्थिति में किसी महान आध्यात्मिक गुरु, आदर्श, महान पुरुष, राजनेता गुरु और धार्मिक पुरुष आदि का अनुगमन अथवा आत्मीकरण करता है। उनके द्वारा बताए गए प्रतिस्थापित किए गए मार्गों का अनुसरण करता है तथा सदैव समायोजन स्थापित करने का प्रयास करता है। समायोजन में इस वस्तु का सर्वाधिक रूप देखा जाता है। किसी बड़े व्यक्ति जैसा अपने आप को मानना या समझना ही तदात्मीकरण कहलाता है। जैसे गृहस्थ जन्य तनाव व बघनासा को दूर करने के लिए मानव अपने किसी महापुरुष का आत्मीकरण या अभिनेता का अनुसरण करता है। यानी गृहस्थ जन्य कोई तनाव हो जाता है या फिर बघनासा को दूर करने के लिए क्या होता है, मानव अपने किसी महापुरुष का आत्मीकरण करता है और या फिर अभिनेता का अनुसरण करता है। तो इस प्रकार आगे है पृथक्करण की विधि। दूसरी क्या आती है, पृथक्करण की विधि। पहले अपने कौन सी है, गौण मनोरचनाएं थी, और उसके बाद क्या है, पृथक्करण की विधि आती है। इस पे देखिए आप पृथक्करण में
पृथक्करण की विधि। इस विधि में प्राणी मानव या असमायोजन की स्थिति में स्वयं को अधिकांश या अलग या दूर रखने का प्रयास करता है। यानी कोई भी मानव हो या प्राणी हो, जब वो असमायोजन की स्थिति होती है तो इस स्थिति के अंतर्गत वो क्या करता है, स्वयं को वहां से हटा लेता है, यानी अधिकांश या क्या कर लेता है, अलग कर लेता है, अपने को दूर कर रखने का प्रयास करता है। तो ये पृथक्करण विधि के अंतर्गत है। जैसे जिन व्यक्तियों से उसके विचार मेल नहीं खाते हैं तो उनसे मिलना जुलना बंद कर देता है। यानी जिन व्यक्तियों से विचार मेल नहीं खाएंगे तो वो क्या करेगा, उनसे मिलना जुलना बंद कर देगा, उनके पास नहीं जाएगा या उनसे दूरी बना लेगा। तो ये किसके अंतर्गत करता है, ये पृथक्करण विधि के अंतर्गत करता है। तीसरी विधि जो आती है वो आती है कल्पना प्रवाह, दीवा स्वप्न देखने की विधि। यानी कल्पना जगत में विचरण करना या फिर दीवा स्वप्न देखना। इस विधि में प्राणी प्राय कल्पना जगत में विचरण करता रहता है। वह जागृत अवस्था में भी कल्पना रूपी स्वप्न देखता रहता है। कल्पना जगत में यथार्थ जगत की चीजों को प्राप्त करना दीवा स्वप्न है। इस प्रकार वह स्वप्न के माध्यम से समायोजन स्थापित करने के लिए सदैव क्रियाशील रहता है। उदाहरण शेख चिल्ली। यानी क्या है, इस प्रकार वह स्वप्न के माध्यम से समायोजन स्थापित करने के लिए सदैव क्रियाशील रहता है। जैसे शेख चिल्ली का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो कल्पना प्रवाह या फिर दीवा स्वप्न में क्या करता है कि इस विधि में प्राणी प्राय कल्पना जगत में विचरण करता रहता है और वह जागृत अवस्था में भी कल्पना रूपी स्वप्न देखता रहता है। कल्पना जगत में यथार्थ जगत की चीजों को प्राप्त करना दीवा स्वप्न है। इस प्रकार वह स्वप्न के माध्यम से समायोजन स्थापित करने के लिए क्रियाशील रहता है। जैसे शेख चिल्ली ऐसे करती है। तो इस प्रकार कल्पना जगत में विचरण करना और अपने आप को एडजस्टमेंट करना, इसका एक समायोजन का एक अच्छा ये उदाहरण, ये विधि है जिसके माध्यम से ऐसा किया जाता है। तो कल्पना करके भी अपने क्या है, अपने मन को खुश रख सकते हैं। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है शोधन मार्गांतिकरण उदातीकरण विधि। अगला क्या है, शोधन विधि, मार्गांतिकरण विधि और उदातीकरण विधि। तीनों एक ही नाम है, ध्यान रखना चाहिए। शोधन किससे पूछ लेते हैं, मार्गांतिकरण से पूछ लेते हैं या फिर उदातीकरण से पूछ लेते हैं। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है, शोधन वही है, मार्गांतिकरण उदातीकरण जब व्यक्ति समाज द्वारा अमान्य प्रवृत्तियों को माननीय प्रवृत्तियों में परिवर्तित करते हुए समायोजन स्थापित करता है, अर्थात किसी व्यक्ति घटना विशेष की वजह से उसका वह असामाजिक या गलत कार्य सामाजिक या सही बन जाता है, तो इस युक्ति को शोधन अथवा मार्गांतिकरण कहते हैं। यानी यहाँ इस विधि के माध्यम से क्या होता है कि जब व्यक्ति समाज द्वारा अमान्य जो प्रवृत्तियां होती हैं उनको माननीय प्रवृत्तियों में परिवर्तित करते हुए समायोजन स्थापित करता है, अर्थात किसी व्यक्ति घटना विशेष की वजह से या उसका वह असामाजिक गलत कार्य क्या सामाजिक या सही बन जाता है, तो उस युक्ति को क्या कहते हैं, शोधन अथवा मार्गांतिकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं अपने, किसी क्रोधी बालक को सेना में भर्ती करवाना। तो ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। यदि क्रोधी बालक होता है तो सेना में भर्ती करवा देना, तो वहां क्या करता है, वो अपने क्रोध का उपयोग है वहां सेना के में कर लिया जाता है। तुलसीदास जी का पत्नी के कहने पर प्रभु भक्ति में ध्यान लगाना, ये भी उसी का एक उदाहरण है। पत्नी के कहने पर ही वाल्मीकि को जीवन की सत्यता का ज्ञान हुआ और उन्होंने चोरी डकैती से गलत कार्य छोड़कर ईश्वर की भक्ति में अपने आप को समर्पित किया। यानी ये बहुत अच्छे उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं इसे शोधन का, मार्गांतिकरण का, कि हम किस प्रकार शोधन कर सकते हैं, मार्गांतिकरण कर सकते हैं। तुलसीदास जी के अपने पत्नी कहने पर प्रभु भक्ति में वो लीन हो जाते हैं और प्रसिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार पत्नी कहने पर भी वाल्मीकि जी की अपने के जीवन की सत्यता का ज्ञान हुआ और उन्होंने चोरी डकैती जैसे गलत कार्य छोड़कर उन्होंने क्या किया, ईश्वर की भक्ति में अपने आप को समर्पित किया। और समर्पित ही नहीं किया, उन्होंने इतना बड़ा रामायण भी उन्होंने लिखा। तो इस प्रकार यानी ये क्या है, शोधन है मार्ग। यानी उनकी जो शक्ति थी वो गलत काम में प्रवृत्त हो रही थी, वो गलत कार्य के प्रति प्रवृत्त थे, उस शक्ति के माध्यम से उसी शक्ति का प्रयोग किस में किया गया, एक अच्छे कार्य में किया गया, उसको प्रवृत्त किया गया, उसको मार्गांतिकरण किया गया, उसका उदातीकरण किया गया, और परिणाम वो कितना बड़ा निकल के आता है, कितना अच्छा वो कार्य कर सकते हैं। तो ये अपने क्या शोधन मार्गांतिकरण उदातीकरण में हमने ऐसा कर सकते हैं। अगला जो आता है पांचवा, वो आता है प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि। पांचवी कौन सी है, प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि। तो यहाँ प्रतिस्थापन और विस्थापन विधि में देखिए, जब व्यक्ति उचित स्थान पर भावनाओं की अभिव्यक्ति करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य स्थान पर भावना अभिव्यक्त करते हुए समायोजन स्थापित करता है। अर्थात जब एक व्यक्ति अपनी भावनाओं का क्रोध या प्रदर्शन उस व्यक्ति पर नहीं कर पाता है जिसके प्रति भावनाएं उत्पन्न हुई, बल्कि अपने से कमजोर या निम्न स्तर के व्यक्ति पर करता है, तो इस युक्ति को विस्थापन कहते हैं। तो ये प्रतिस्थापन विस्थापन क्या है, अपने को ध्यान देना है।
कि जब एक व्यक्ति उच्च स्थान की भावनाओं के अभिव्यक्ति करने में असमर्थ रहता है, यानी जहां उसको करनी चाहिए वहां वो कर नहीं पाता है, और वह किसी अन्य स्थान पर जाकर वो क्या भावना व्यक्त करते हुए समायोजन स्थापित करता है, वो दूसरे स्थान पर जाकर क्या करता है, उस भावनाओं को वहां जाकर के व्यक्त करता है, और वहां जाकर के व्यक्त करे वो क्या कर लेता है, अपने मन को वो संतोष प्रदान कर देता है, यानी वो अपने एडजस्टमेंट का एक अच्छा उदाहरण है, वो एडजस्टमेंट कर लेता है। जब एक व्यक्ति अपनी भावनाओं या क्रोध का प्रदर्शन उस व्यक्ति पर नहीं कर पाता है जिसके प्रति वे भावनाएं उत्पन्न हुई, यानी कोई भी व्यक्ति है जिसका यदि किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध आएगा या भावनाएं प्रकट होगी तो उस पर नहीं कर पाएगा, बल्कि वो उससे कमजोर व्यक्ति पे जाकर के करेगा, यानी दूसरे कमजोर व्यक्ति पर जाकर निम्न स्तर के व्यक्ति पर करता है, तो इस युक्ति को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो जिसके प्रति कर रहा था उसके प्रति तो वो कर नहीं पाता है, और वही भावनाएं या वही क्रोध वो किस पे करता है, अपने उससे कमजोर पे जाकर के करता है, अपने से कमजोर पे जाकर के करता है, वहां प्रकट करता है। तो ये जो इस प्रकार का जो कार्य है वो क्या है, विस्थापन में आता है, यानी ये युक्ति क्या है, विस्थापन है। जैसे यहाँ पे अपने एक उदाहरण ले लेते हैं, शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर बालक विद्यालय के बगीचे में जाकर पेड़ पौधों को तोड़ना या नुकसान पहुंचाना, यानी जब शिक्षक डांट लगा देता है तो शिक्षक को तो वो बालक कुछ कह नहीं पाता है, उसके बारे में क्रोध प्रकट नहीं कर पाता है, और वो वहां से जाकर के विद्यालय के बगीचे में जाकर के वहां पौधे तोड़ता है, वहां वो उसका प्रकटीकरण करता है, अपने गुस्से का प्रकटीकरण करता है, तो वो क्या है, ये विस्थापन है। ये क्या है, ये विस्थापन है। तो ये अक्सर तौर पर ये देखा जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि बाहर यदि कोई बालक को बाहर कोई पीट देता है या कुछ उसके कर देता है, तो वहां से वो क्या क्रोधित होकर के अंदर आकर के वो किसी अपने छोटे बालक पे वो क्रोध करता है, उसको पीटता है। तो यानी कहने का मतलब जहां उसको क्रोध प्रकट करना चाहिए था वहां तो कर नहीं पाया, और वो अपने से छोटे पे या अपने कमजोर पे जाकर के वो इस प्रकार का प्रकटीकरण करता है। तो ये जो प्रकटीकरण होता है उसका, ये क्या है, विस्थापन का एक उदाहरण है। छठ आता है, छठी जो विधि है, देखिए आप, प्रक्षेपण करने की पद्धति। अब प्रक्षेपण का अर्थ है अपनी कमियों व दोषों को दूसरे पर डालना, अतः इस पद्धति में व्यक्ति प्राय अपने दोषों को दूसरों पर मंडित करके समायोजित करते हैं। आपने अपने जैसा दूसरे लोगों में देखना प्रक्षेपण कहलाता है। यानी प्रक्षेपण से क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कमियों को, अपने दोषों को दूसरे पर वो डाल देता है, यानी दूसरे पे मढ़ देता है। तो इस पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, अपने दोषों को दूसरों पर मंडित कर देता है, समायोजित, और मंडित करके वो क्या करता है, अपने आप को समायोजित कर लेता है या समायोजन कर लेता है, यानी अपने आप को एक संतोष, एक बार के लिए संतोष वो अनुभव करता है। अपने जैसे दूसरे लोगों में देखना क्या कहलाता है, प्रक्षेपण कहलाता है। ये ध्यान रखना, अपने जैसा दूसरों में देखना वो प्रक्षेपण कहलाता है। अपने जैसा जब दूसरों में देखोगे तो वो क्या है, प्रक्षेपण कहलाता है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, छात्र किसी परीक्षा में असफल होने पर कहता है कि अगर गणित वाले सर ने अच्छा पढ़ाया होता तो आज मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। यानी ये जो उदाहरण है ये क्या है, प्रक्षेपण क्या है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा एक बड़ी कहावत अपने प्रयोग में ली जाती है। ये एक प्रक्षेपण की एक अच्छी कहावत है कि उसमें ऐसा होता है कि जो खुद तो कर नहीं, जो नाचना आता नहीं है तो दोस्त किससे मढ़ दिया, आंगन पे मढ़ दिया कि नाच, आंगन तो टेढ़ा, मैं नाचू कैसे, मैं नहीं नाच सकता। तो इसीलिए यहाँ यानी आंगन टेढ़ा नहीं है, उसको नाचना नहीं आता है, यानी वो अपने आप को क्या, दोष किस पे मंड रहा है, उस आंगन पे मंड रहा है, और आंगन पे दोष मंड के अपने आप को क्या कर लेता है, वो समायोजित कर लेता है, नहीं यानी वहां वो संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार यदि कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है तो वो तुरंत कहता है कि गणित वाले सर ने मुझे पढ़ाया होता तो मैं उत्तीर्ण हो जाता। अब वो यानी ये नहीं कि वो बच्चा ये नहीं समझता, यानी जो दोषी ये नहीं कहता कि मैं पढ़ा नहीं, मैंने मेहनत नहीं किया, गुरु जी ने तो पढ़ाया था लेकिन मैं घर पे आकर के पढ़ा नहीं, स्वाध्याय नहीं किया, तो मैंने परीक्षा की तैयारी नहीं की, इस वजह से क्या है, मैं फेल हो गया। लेकिन नहीं, वो दोष किस पे मंड रहा है, गुरु जी पे मंड रहा है कि मैथ वाले सर ने ऐसा पढ़ाया होता तो मैं पास हो जाता। तो ये क्या है, ये प्रक्षेपण कहलाता है। अगली है, नेक्स्ट है वो दमन की है, दमन करने की पद्धति। इस विधि में जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो वह उनका दमन करके समायोजन करने का प्रयास करता है। जब किसी व्यक्ति की कोई ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो पा रही है तो उस इच्छा का दमन हो जाता है। यानी दमन करने की पद्धति क्या है कि इस विधि में जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है, जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वह उनका दमन करके समायोजन करने का प्रयास करता है। जब किसी व्यक्ति की कोई भी इच्छा हो और जो पूरी नहीं हो पा रही हो तो इस इच्छा का वो क्या है, दमन हो जाता है। जैसे मान के चलो कि एक व्यक्ति बाजार में जा रहा है, और बाजार में जा रहा होता है तो उसकी इच्छा होती है कि मैं जलेबी खाऊं,
और पास में पैसे नहीं है तो खाए कैसे, तो वो इच्छा पूरी नहीं होगी। तो वो उसका क्या हो जाता है कि पूरी नहीं होती है, तो उसका फिर दमन हो जाता है, वो चेतन से कहाँ चली जाती है, अचेतन में चली जाती है। तो इस प्रकार उसका दमन, चेतन में रहे तो व्यक्ति काम कैसे करेगा, आपको पता है, दिमाग वही अपने चेतन में विचार चलते रहे कि ना मेरे तो जलेबी खानी है, तो वो कैसे हो पाएगा, खा तो पाएगा नहीं। तो इसीलिए वो क्या करता है, फिर उस इच्छा का दमन हो जाता है, वो अचेतन में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, किसी व्यक्ति की इच्छा है कि वह हवाई जहाज में यात्रा करे, परंतु उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होने के कारण वह अपनी इच्छा का दमन कर लेता है। यानी कोई व्यक्ति है, उसकी ये इच्छा होती है कि मैं तो हवाई जहाज में यात्रा करूं, यार मेरा सपना हो हवाई जहाज में मैं चलूं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो वो उस पर यात्रा कर नहीं पाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि इस इच्छा का कहाँ हो जाता है, दमन हो जाता है, किसमें, अचेतन में चली जाती है, ये दमन है इसका। तो इस प्रकार ये दमन कर लिया जाता है। दमन करके भी क्या होता है कि अपने आप को वो समायोजित कर लिया जाता है। आठवां जो आता है, आठवीं आती है, वो आती है समन की, समन करने की पद्धति। अब समन क्या है ये अपने को समझना है। जब कोई व्यक्ति किसी घटना को दिमाग से यह सोचकर निकाल देता है कि जो होना था वो हो गया, अब विचार करना व्यर्थ है, किसी इच्छा का शांतिपूर्वक दमन दमन में करना समन कहलाता है। यानी समन क्या है, एक दमन जैसा सही है, लेकिन ये थोड़ा सा ये उससे अलग है। इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी घटना को दिमाग से यह सोचकर निकाल देता है कि जो होना था वो हो गया, अब विचार करना व्यर्थ है, यानी उस पर कोई विचार करने का कोई मतलब नहीं है, और इसी इच्छा का शांति पूर्वक वो क्या कर देता है, दमन में करना समन कहलाता है। यानी उसका वो दमन में करना क्या कहलाता है, समन कहलाता है। यानी जैसे मान के चलो कि एक व्यक्ति का जब किसी प्रकार की कोई घटना के अंतर्गत कोई उसका नुकसान हो जाता है, या जैसे मान के चलो आपका कोई मोबाइल टूट गया, आप वो किसी कारणवश, तो फिर आप क्या करते हो कि इस घटना को अपने दिमाग से निकाल देते हो, और वो आप ये सोचते हो कि चलो यार ये मेरे लिखा ही नहीं था, टूटना था वो टूट गया, छोड़ो। तो ये जब ऐसा आप कर रहे हैं तो ये क्या है, समन कर रहे हैं आप, शांतिपूर्वक उसका दमन कर रहे हैं, तो ये समन कहलाता है। यहाँ पे एक उदाहरण लिया गया इसी से संबंधित, आप इससे स्पष्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति की दुर्घटना में उसको मोटरसाइकिल बिल्कुल टूट गई, अब वह नई गाड़ी लेना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने की वजह से गाड़ी नहीं ले सकता है, तो वह अपने मन को यह कहकर समझाता है कि शायद मेरी किस्मत में गाड़ी है ही नहीं। तो यहाँ क्या है कि जब एक एक व्यक्ति का किसी दुर्घटना में मोटरसाइकिल पूरी तरह से चूर चूर हो जाता है, टूट जाता है, और अब वो दूसरी गाड़ी लेने के लिए उसके पास पैसे है नहीं, तो फिर वो क्या है, अपने मन को सांत्वना देता है कि चलो छोड़ो, ये मेरे किस्मत में मोटरसाइकिल लिखा ही नहीं था, ये गाड़ी लिखी ही नहीं थी। तो ये करके अपने मन को शांत कर लेता है, या शांति दिलवा लेता है, अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है। तो ये क्या कहलाता है, ये समन कहलाता है। यानी शांतिपूर्वक दमन क्या कहलाता है, समन कहलाता है। ये ध्यान रखना अपने को, दमन और समन में कंफ्यूज होता है अपने को, तो यहाँ अपने को दोनों पे ध्यान रखना है, दमन क्या है और समन क्या है, दोनों में अपने को पता होना चाहिए। यहाँ से निर्मित क्वेश्चन होंगे। अब दमन का एक क्वेश्चन बना करके, उदाहरण बना करके आपके सामने दिया जाएगा, और एक समन का बना करके दिया जाएगा। तो यहाँ अपने को ध्यान अपने को समझना है कि समन क्या है और दमन क्या है। अगला 9वां आता है प्रतिगमन स्थापित करना। जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है, यहाँ पे ध्यान रखना कि जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है, उससे बचने के लिए अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट आना ही प्रतिगमन कहलाता है। प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ होता है भूतकाल में लौटना। जब एक व्यक्ति अपने स्तर से निम्न स्तर के कार्य भी करता है तो उसे प्रतिगमन कहते हैं। अब यहाँ अपने को ध्यान देना है कि प्रतिगमन क्या है, कि जब वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है, तो उससे बचने के लिए वह अपने पूर्व स्थिति की ओर लौट आना ही प्रतिगमन कहलाता है। प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ है भूतकाल में लौटना। यानी यहाँ अपने को ध्यान रखना है, शब्द का अपने को ध्यान होना चाहिए कि प्रतिगमन का अर्थ क्या है, भूतकाल में लौटना, यानी पीछे लौटना। जब एक व्यक्ति अपने स्तर में निम्न स्तर के भी कार्य करता है तो वह प्रतिगमन कहलाता है। जैसे उदाहरण, एक वयस्क का बच्चे की तरह फुट फुट कर रोना, ये क्या है, प्रतिगमन का उदाहरण है। क्योंकि जब व्यक्ति वयस्क होता है तो अपने स्वेगों पर नियंत्रण कर लेता है, और इतना वो फुट फुट के नहीं रोता है, केवल दुख उसको प्रकट होता है। लेकिन ये जो फुट फुट के रोता है तो इसका मतलब वो बचपन में बचपन वाली हरकतें वो कर रहा है, यानी बचपन की तरफ वो लौट जाता है कि इस प्रकार फूट फूट के रोना जिस प्रकार बचपन में रोते थे। तो ये क्या है, प्रतिगमन, यानी प्रतिगमन का उदाहरण है। तो प्रतिगमन स्थापन करना ये ये विधि है, इसको अपने को ध्यान में रखना है कि प्रतिगमन है क्या। अगली 10वीं आती है, वो आती है तर्क संगतीकरण, तार्किकरण और युक्तिकरण।
यहाँ पे अपने को ध्यान देना है कि तर्क संगतीकरण, तार्कीकरण और युक्तिकरण, यानी तर्क संगतीकरण, तार्कीकरण और युक्तिकरण, ये तीनों एक ही हैं। तर्क संगतीकरण, तार्कीकरण और युक्तिकरण। औचित्य स्थापन की विधि, इस विधि में प्राणी क्या है, अपनी सफलता के वास्तविक कारणों को छिपाता है तथा अन्य दूसरे कारण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, तब इसे युक्तिकरण या तर्क संगतीकरण या औचित्य स्थापन कहते हैं। जैसे गृह कार्य न करके लाने पर अन्य प्रकार से कोई बहाना बनाता है, लोमड़ी का अंगूर खड़े बताना या नींबू मीठे बताना। यहाँ अपने को ध्यान देना है कि यहाँ क्या है कि तर्क संगतीकरण क्या है, तार्किकरण क्या है, युक्तिकरण क्या है। कि इस विधि में प्राणी अपनी सफलता के वास्तविक कारणों को छिपाता है, यानी प्राणी के जो सफलता के वास्तविक कारणों को छिपा लेता था, अन्य दूसरे कारण प्रस्तुत करने का वो प्रयास करता है, तब इसे युक्तिकरण, तर्क संगतीकरण या औचित्य स्थापन कहते हैं। जैसे गृह कार्य न करके लाने पर वह अन्य प्रकार से कोई बहाना बनाता है कि गृह कार्य करके नहीं लाता है और वो अन्य प्रकार का ऐसा बहाना बनाने का प्रयास करेगा कि मेरे को उससे यानी उड़ा में से छुटकारा मिल जाए या गुरुजी पीटने से मैं बच जाऊं। तो इस प्रकार का कार्य बच्चा करता है। जैसे लोमड़ी का अंगूर खट्टे बताना, लोमड़ी का अंगूर खट्टे बताना या नींबू मीठे बताना, तो ये क्या है, ये उसका एक तर्क संगतीकरण है, तार्किकरण है, युक्तिकरण है। कि लोमड़ी जब अंगूर प्राप्त नहीं कर पाई तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अंगूर तो खट्टे हैं, तो ये उसका तर्क संगतीकरण है। अगला है समझौतावादी उपाय। किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ने पर वास्तविक वस्तु अथवा परिस्थिति के स्थान पर किसी अन्य वस्तु या परिस्थिति से काम चलाना ही समझौतावादी उपाय है। जैसे मान के चलो, जब किसी प्रकार की वास्तविक वस्तु है और उसकी आवश्यकता हमें पड़ती है और वास्तविक वस्तु अथवा परिस्थिति के स्थान पर हम किसी अन्य वस्तु या परिस्थिति से काम चलाना ही समझौतावादी उपाय है। अब वास्तविक हमें मिली नहीं और दूसरे से हम काम चला लेते हैं, उसमें अपने संतुष्ट हो जाते हैं, तो ये क्या है, ये समझौतावादी है। अगला जो नेक्स्ट आता है वो आता है 12वां, क्षतिपूर्ति पद्धति। तो इस पद्धति में प्राणी प्राय एक क्षेत्र की कमियों को दूसरे क्षेत्र में पूरा करता है और समायोजन स्थापित करने का प्रयास करता है। यानी एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरा करने का प्रयास करेगा। ये क्या क्षतिपूर्ति के अंतर्गत ऐसा ही करता है, समायोजन अपने आप का कर लेता है, क्योंकि उस क्षेत्र में तो कर नहीं पाता है तो फिर वो दूसरे क्षेत्र में उसको पूरा करेगा। तो ये उसका क्या है, क्षतिपूर्ति है। किसी व्यक्ति की कोई इच्छा ऐसी हो जिसको पूर्ति करना संभव नहीं है और वह इस इच्छा की पूर्ति कृत्रिम, बनावटी या अन्य तरीके से की जाए, तब वह क्षतिपूर्ति कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति की कोई इच्छा हो जाती है और इस इच्छा की वो पूर्ति नहीं कर पाता है, जब इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो जब नहीं होने पर क्या होता है कि उस प्रकार की इच्छा की पूर्ति करने के लिए वो कृत्रिम यानी बनावटी किसी चीज का सहारा लेता है, बनावटी का सहारा लेता है, कृत्रिम का सहारा लेता है, या उन इन कृत्रिम या बनावटी तरीकों से उसकी पूर्ति करता है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी क्षतिपूर्ति कहलाती है। तो क्षतिपूर्ति का अपने को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण क्या है, एक छोटी लड़की का ऊंचे सैंडल पहनकर अपनी लंबाई की क्षतिपूर्ति करना, बालक जिस विषय में कमजोर है उसकी पूर्ति अन्य विषयों के माध्यम से करना, अर्थात अन्य रुचिकर विषय में ज्यादा अंक लाकर वह मेहनत करके। तो यानी यहाँ पे क्या है कि जैसे मान के चलो एक बच्ची की हाइट कम है, यानी वो 4.5 फीट की हाइट वाली, 4.5 फीट की हाइट वाली बच्ची है। अब उसको क्या है कि उसको लंबा दिखना है। जैसे मान के चलो किसी बच्चे की शादी होती है तो शादी के अंतर्गत दूल्हा है वो थोड़ा लंबा है, बच्ची थोड़ी इतनी लंबी नहीं है, तो एक शादी के अंतर्गत दोनों को एक जैसा यानी मेल स्थापित करवाने के लिए क्या करते हैं, बच्ची जब बाजार में सामान लेने के लिए जाती है तो व्हील सैंडल वो खरीदती है, यानी जो ऊपर व्हील वाले सैंडल खरीदती है। तो इस प्रकार ये जो कार्य वो कर रही है वो किस लिए कर रही है कि अपने को 4 अंगुल और ऊंचा दिखाने के लिए कर रही है, यानी उसकी जो लंबाई है वो सम्मानजनक हो जाए। तो ये क्या है, ये क्षतिपूर्ति है, यानी वहां क्षतिपूर्ति की जा रही है। इसी प्रकार एक विद्यार्थी यदि कोई विषय के अंतर्गत कमजोर है, मान के चलो अंग्रेजी के अंतर्गत विद्यार्थी कमजोर है और अंग्रेजी के अंतर्गत मुश्किल से वो 36% पास मार्क्स लेकर के आता है, लेकिन वो क्या करता है, इस क्षतिपूर्ति को यानी इसकी जो यहाँ इनकी क्षतिपूर्ति को पूरा कहाँ करता है, यदि उसके अंतर्गत हिंदी में उसकी रुचि है तो हिंदी में वो ज्यादा मेहनत करेगा और वहाँ क्या है उसमें अधिक से अधिक अंक लेकर के आएगा। तो इस प्रकार की वो पूर्ति है वो क्या कहलाती है, क्षतिपूर्ति कहलाती है। यानी एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत पूर्ति करना वो क्षतिपूर्ति है। इसके बाद अगला जो आता है 13वां आता है वो आता है आक्रामक उपाय पद्धति।
इस पद्धति में व्यक्ति आक्रामक रुख अथवा रवैया अपनाता है तथा समायोजन स्थापित करने का प्रयास करता है। जब एक व्यक्ति अपनी भावनाओं का या अपने क्रोधों का प्रदर्शन उस व्यक्ति पर करता है जिस पर उसे क्रोध आया, तो वह आक्रामकता कहलाती है। आक्रामक उपाय दो तरह से किए जाते हैं, यानी ये क्या कहलाती है? आक्रामकता कहलाती है। तो आक्रामकता क्या है? दो तरह से इनके उपाय है वो किए जाते हैं। तो यहाँ अपने को ध्यान देना है कि आक्रामकता उपाय पद्धति क्या है। इस पद्धति में व्यक्ति आक्रामक रुख अथवा रवैया अपनाता है तथा समायोजन स्थापित करने का प्रयास करता है। जब एक व्यक्ति अपनी भावनाओं या अपने क्रोध का प्रदर्शन उस व्यक्ति पर करता है जिस पर उसे क्रोध आया, तो वह आक्रामकता कहलाती है। आक्रामक दो प्रकार से किए जाते हैं। जैसे प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय, जिस व्यक्ति ने आत्मसम्मान में ठेस पहुंचाई और उस व्यक्ति से उसी प्रकार बदला लेना से ईंट का जवाब पत्थर से, ये प्रत्यक्ष आक्रामक है। दूसरा है अप्रत्यक्ष आक्रामक, जिस व्यक्ति ने आत्मसम्मान को जिस प्रकार ठेस पहुंचाई और उस व्यक्ति से किसी अन्य तरीके से बदला लेना, जैसे पापा के डांटने पर बालक को उस समय कुछ न कहना और उनकी गाड़ी पंक्चर कर देना। ये क्या है? अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय है। तो ये क्या है? आक्रामक उपाय पद्धति दो प्रकार की होती है। एक तो प्रत्यक्ष होता है कि प्रत्यक्ष ही उसको वही जवाब दे देना, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देना, या यदि कोई उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तुरंत वो क्या करता है? उसी व्यक्ति से उसे बदला वहीं ले लेता है, जिसको अपने ईंट का जवाब पत्थर से, कहावत से अपने कहते हैं, कहावत का प्रयोग किया जाता है। तो वो किसका उदाहरण है? वो प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय है। दूसरा अप्रत्यक्ष, जब किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं तब तो वो कुछ नहीं करता है, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है? किसी अन्य तरीके से उसका बदला लेता है। और वो क्या करता है? जो जिसको उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए उसकी गाड़ी को जाकर के पंचर कर देता है, गाड़ी की हवा निकाल देता है। तो वो क्या है? ये उसका क्या है? अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय है। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि बालक भी कर देते हैं। जब गुरुजी बालक को ये पीटते हैं तो वो बाहर स्कूल में गुरुजी का मोटरसाइकिल खड़ा होता है तो जाकर के मोटरसाइकिल टायर की हवा निकाल देता है। तो वो गुरुजी को तो उन्होंने तब कुछ कहा नहीं, और उन्होंने वो उसका कहा को उसकी पूर्ति की वहाँ मोटरसाइकिल की हवा निकाल करके। तो इस प्रकार ये अपने समायोजन का एक अच्छा उदाहरण है। उसी प्रकार अगला नेक्स्ट है 14वां, वास्तविकता का अस्वीकरण। अप्रिय वास्तविकता से बचने के लिए पर्यावरण के अनेक प्राणी प्रयास करते देखे गए उदाहरण के लिए देखे गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है और इस प्रकार आंखें बंद करके समझता है कि दूसरों से छुटकारा मिल गया। इसी प्रकार शुतुरमुर्ग रेतीले तूफान से बचने के लिए अपना सर बालू में छुपा लेता है और समझता है कि तूफान से छुटकारा मिल गया। पक्षियों की अतिरिक्त अप्रिय वास्तविकता से बचने की प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। जैसे यानी वास्तविकता अस्वीकरण, यानी उस वास्तविकता को अस्वीकार करना। अवास्तविकता अस्वीकरण का मतलब होता है कि उसको वो वहां से उसको झेलना तो पड़ता है, लेकिन अपने मन में किसी प्रकार की वो अस्वीकरण कर देता है, यानी एक सांत्वना ले लेता है कि मेरे से अब कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे जब कबूतर बिल्ली को देखता है तब वो क्या करता है कि क्योंकि उसको पता होता है कि तेरी मौत निश्चित है, तो वो क्या करता है कि बिल्ली को देख करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद के वो क्या सोचता है कि मेरे के सामने कुछ दिखता नहीं, इसका मतलब मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन बिल्ली क्या करती है? तुरंत उसकी गर्दन को मरोड़ लेती है। तो ये क्या है? ये वास्तविकता का अस्वीकरण है कि उसको पता था, वास्तविक स्थिति को उसको पता है कि तेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो आंख मूंद के कहता है कि मेरे को अभी कोई नहीं मार सकता, यानी मैं सुरक्षित हूँ। इसी प्रकार आपने शुतुरमुर्ग एक पक्षी है अपने रेगिस्तान, राजस्थान के रेगिस्तान के धोरों में। तो वो क्या करता है कि क्योंकि अपने रेगिस्तान में तूफान आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, रेतीले तूफान आते हैं। तो उसी रेतीले तूफान से बचने के लिए वो क्या करता है कि बालू मिट्टी में अपनी गर्दन को गड़ा लेता है, और बाकी शरीर तो बाहर ही रहता है क्योंकि शरीर को गड़ा नहीं पाता है, और गर्दन को गड़ाता है, और गर्दन को गड़ा करके वो एक सांत्वना ले लेता है कि अब मैं सुरक्षित हूँ, मेरे को तूफान से कुछ नहीं होगा। लेकिन उसका पूरा शरीर बाहर होता है और पूरे तूफान से वो थपेड़े खाता है। कई बार क्या होता है? मृत्यु भी हो जाती है। तो इस प्रकार उसको पता होता है कि तूफान के थपेड़े मेरे को खाने हैं, लेकिन वो केवल एक एक बार अपने आप को क्या है, गर्दन को वहां गड़ा करके मिट्टी में, और वो सांत्वना ले लेता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं सुरक्षित हूँ। तो ये उदाहरण क्या है? अस्वीकरण के हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, बच्चे कितने ही बुरे क्यों ना हो, माता पिता को अपने बच्चों में बुराई नहीं दिखाई देती और वह अप्रिय यानी अवास्तविकता को स्वीकार करते हैं। यानी बच्चा चाहे कितना ही बुरा हो,
कितना भी कुछ भी करे, लेकिन उसके माता पिता में वो कभी भी उस बच्चे में बुराई दिखाई नहीं देती है। वो एक बार बाहर तो यही कहते हैं कि ना 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 मेरा बच्चा तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करता। तो ये क्या है, अब उसको ये पता होता है, केवल उसको तो ये बाहर बोलने की है, अपने मन को शांत करना है ऐसा बोल के कि मैं मेरे बच्चे को बुरा नहीं दिखा पाऊँ। लेकिन उसको हकीकत पता होता है कि वास्तव में उसका बच्चा बुरा है, उसमें किसी प्रकार की लत है, उसको पता होता है। लेकिन वो अपने की सांत्वना देने के लिए वो उस चीज का अस्वीकरण करता है, और वो बाहर जाकर के एक ही बात बोलता है कि ना ना मेरा बच्चा अच्छा है, बुरा नहीं है। तो ये क्या है, वास्तविकता का अस्वीकरण है। इसके बाद अगला आता है समायोजित व्यक्तित्व की विशेषताएं। अब ये थे समायोजन के प्रकार थे भी, कि एक व्यक्ति है वो किस प्रकार अपने आप को समायोजित करने का वो प्रयास करता है। आगे आता है समायोजित व्यक्तित्व की विशेषताएं। एक व्यक्ति जो समायोजित है तो उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, यानी हम किस व्यक्ति को अपने समायोजित समझे, तो उनकी विशेषताओं का हमें पता होना चाहिए कि समायोजित व्यक्ति कौन होता है। जैसे नंबर 1, समायोजित व्यक्ति भयमुक्त, तनाव मुक्त, धैर्यवान एवं साहसी होता है। समायोजित व्यक्ति क्या होता है, भयमुक्त होता है, तनाव मुक्त होता है, धैर्यवान होता है, और क्या होता है, साहसी होता है। दूसरा, यानी समायोजित व्यक्ति भयमुक्त रहता है, तनाव मुक्त रहता है, धैर्यवान रहता है और साहसी होता है। दूसरा है, समायोजित व्यक्ति में सामाजिक प्रवृत्ति एवं सृजनात्मकता के गुण पाए जाते हैं, यानी उसमें सामाजिक प्रवृत्ति होगी और सृजनात्मकता के गुण उसके अंतर्गत पाए जाएंगे। तीसरा है, समायोजित व्यक्ति संवेगात्मक रूप से स्थिर, दृढ़, मजबूत तथा सकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं। यानी जो समायोजित व्यक्ति होता है वो क्या संवेगात्मक रूप से स्थिर होता है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है और सकारात्मक सोच रखने वाला होता है, नेगेटिविटी नहीं होती है उसके अंतर्गत। और वो हमेशा क्या होता है, सकारात्मक सोच रखता है, नकारात्मक सोच नहीं रखता है। चौथा है, समायोजित व्यक्ति सिद्धांतवादी तथा आदर्शवादी नहीं होते, इसी कारण से ये परिस्थिति को नहीं बदलते, बल्कि स्वयं को परिस्थिति के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। यानी जो समायोजित व्यक्ति है वो सिद्धांतवादी नहीं होते और आदर्शवादी नहीं होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि जिस प्रकार की परिस्थिति को नहीं बदलते हैं, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलते हैं और स्वयं को परिस्थितियों को अनुकूल बना करके वो क्या कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पांचवा है, समायोजित व्यक्ति परोपकारी, आशावादी, व्यवहारिक होते हैं, इस कारण इनका मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक रहता है। यानी जो समायोजित व्यक्ति होता है वो क्या होता है, परोपकारी होता है, एक तो आशावादी होता है और व्यवहारिक होता है, यानी हर परिस्थिति में वो आशा के साथ देखता है, निराशा नहीं होती है उसके अंतर्गत। एक व्यवहारिक होता है, वो अव्यवहारिक नहीं होता है, वो परोपकारी होता है। तो इस कारण उनका क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य उसका बहुत अच्छा रहता है। और जब मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है एडजस्टमेंट करेगा, अच्छा एडजस्टमेंट कर लेगा। छठा है, समायोजित व्यक्ति मित्र मंडली में रहने वाले एवं दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, और इसी कारण इनमें समानशीलता का गुण पाया जाता है। यानी जो समायोजित व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, मित्र मंडली में रहने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, और इसी कारण इसमें क्या होता है, समानशीलता का गुण इनमें पाया जाता है। तो ये समायोजित व्यक्ति की जो विशेषता है वो अपने को ध्यान में रखनी है। पहला है, समायोजित व्यक्ति भयमुक्त, तनावमुक्त, धैर्यवान और साहसी होता है। दूसरा है, समायोजित व्यक्ति में सामाजिक प्रवृत्ति के एवं सृजनात्मकता के गुण पाए जाते हैं। और तीसरा है, समायोजित व्यक्ति संवेगात्मक रूप से स्थिर, दृढ़ एवं मजबूत तथा सकारात्मक बोध सोच रखने वाले होते हैं। और चौथा है, समायोजित व्यक्ति सिद्धांतवादी तथा आदर्शवादी नहीं होते, इसी कारण ये परिस्थिति को नहीं बदलते, बल्कि स्वयं को परिस्थिति का अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। और अगला है, समायोजित व्यक्ति परोपकारी, आशावादी, व्यवहारिक होते हैं, इस कारण इनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। और अगला है, समायोजित व्यक्ति मित्र मंडली में रहने वाले और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, इसी कारण इनमें समानशीलता का गुण पाया जाता है। तो ये विशेषताएं अपने को याद रखनी है कि कई बार क्या होता है कि समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं पूछी जाती हैं, और यहाँ पे जो विशेषताएं पूछी जाती है तो अपने वहां पे क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसके बाद था कुसमायोजन। अब वो तो था समायोजन, एडजस्टमेंट था, अब है कुसमायोजन। तो कुसमायोजन, जिस सभी प्राणियों के समान मानव की अनेक आवश्यकताएं होती हैं, यही आवश्यकताएं ही व्यक्ति को लक्ष्य की ओर अग्रसित करती हैं तथा आगे बढ़ाता है। जब व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाती है तो उसे संतोष की अनुभूति होती है, किंतु जो व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति करने में उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो उसे एक अप्रियता की अनुभूति होती है, जिसे हम असंतोष, हताशा, निराशा, कुंठा कह सकते हैं।
तो यहाँ पे यानी कुसमायोजन, यहाँ पे क्या होता है, कुसमायोजन को स्पष्ट यहाँ पे बताया गया है। जब प्राणी सभी प्राणियों के समान मानव की क्या होती है, अनेक आवश्यकताएं होती हैं, और वह इन आवश्यकताओं को व्यक्ति की लक्ष्य को अग्रसित, इन आवश्यकताएं ही व्यक्ति को क्या करती है, लक्ष्य की ओर अग्रसित करती है, तथा वह आगे बढ़ाती हैं। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाती है तो उसे संतोष की अनुभूति होती है। ये स्वाभाविक सी बात है कि लक्ष्य अपने आसानी से मिल जाता है तो उसको बड़ा संतोष अनुभव होता है। किंतु जब वो लक्ष्य प्राप्त करने में उसे अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो उसे अप्रियता की अनुभूति होती है। यानी जब उसके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आएगी तो उसमें उसको अप्रिय लगेगा वो, और जिसे हम असंतोष, हताशा, निराशा और कुंठा कहते हैं। यानी वो असंतोष हो जाएगा, असंतोषी हो जाएगा, उसमें हताशा आ जाएगी, उसमें निराशा आ जाएगी, वो कुंठित हो जाएगा। तो ये इसके सामने यानी समस्याएं आती हैं एडजस्टमेंट में। अब लिबिडो प्रवृत्ति समायोजन का आधार है। यानी जो लिबिडो प्रवृत्ति है वो क्या है, समायोजन का आधार होती है। जैसे प्रेम, स्नेह, काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहते हैं। लिबिडो किसे कहते हैं, प्रेम, स्नेह, काम प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, लिबिडो कहते हैं। कई बार ये पूछ लेते हैं लिबिडो है, निम्न में से लिबिडो है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे आपके कि निम्न में से लिबिडो है, तो लिबिडो में 4 ऑप्शन दिए होंगे। एक ऑप्शन में प्रेम, स्नेह, काम प्रवृत्ति दी होगी, एक ऑप्शन में आनंद, उल्लास, हर्ष दिया होगा, एक ऑप्शन में उत्साह, उमंग दिया होगा, एक ऑप्शन में अपने आत्मविश्वास के साथ हंसना बोलना दिया होगा। तो ये क्या है कि लिबिडो क्या है, प्रेम, स्नेह, काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहते हैं, ध्यान रखना। ये वाला ऑप्शन अपना सही होगा। कौन सा, प्रेम, स्नेह, काम प्रवृत्ति वाला। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और यदि इस प्रवृत्ति को दमन करने की कोशिश की जाती है तो कुसमायोजित हो जाता है। यानी ये क्या है कि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अपने यूं कहे कि जन्मजात प्रवृत्ति है। तो ये बालक के अंतर्गत जन्म से ये मिलता है उसको, प्रेम, स्नेह, काम प्रवृत्ति है, ये जन्म से बालक में होती है। तो जब इस प्रवृत्ति का दमन करने की कोशिश की जाती है तो वो क्या हो जाता है, असमायोजित हो जाता है, समायोजित नहीं रहता है। एक व्यक्ति जो अपने आप को या अपने विचारों को किसी स्थिति या परिस्थिति के साथ संतुलित या अनुकूलित करने में सक्षम नहीं होता है तो व्यक्ति कुसमायोजित कहलाता है। यानी कुसमायोजन की अपने कोटेशन यहाँ दे सकते हैं, परिभाषा अपने दे सकते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने आप को, अपने विचारों को किसी स्थिति या परिस्थिति में के साथ संतुलित या अनुकूलित करने में सक्षम नहीं होता है तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है, कुसमायोजित व्यक्ति कहलाता है। तो कुसमायोजन का अपने को ध्यान रखना भी, कुसमायोजित व्यक्ति कौन होता है ये अपने को पता होना चाहिए। आगे इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं या अभिरुचियों का के प्रतिकूल वस्तुओं का सामना करना पड़ता है तो उसके अंदर मानसिक द्वंद्व, तनाव की उत्पत्ति होती है, और तनाव की स्थिति में व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की उछल पुथल मच जाती है, और जिसको दूर करने के लिए वह बाधाओं को दूर करने की कोशिश करता है। उसके ये प्रयास यदि सफल होते हैं तो वह वातावरण के साथ एक प्रकार से समायोजन कर लेता है, और यदि बाधाओं को दूर करने में असफल रहता है तो वह अवांछनीय मार्ग को अपना लेता है और कुसमायोजन की स्थिति में आ जाता है। इस कुसमायोजन की स्थिति को मानसिक रोगग्रस्तता की स्थिति भी कहते हैं। इस कुसमायोजन की स्थिति कहते हैं, मानसिक रोगग्रस्तता की स्थिति भी कहते हैं। यानी जब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं या अपनी अभिरुचियों को प्रतिकूल वस्तुओं का सामना करना पड़ता है तो उसके अंदर अचानक मानसिक द्वंद्व और तनाव की उत्पत्ति हो जाती है, और इस तनाव की स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की उथल मुथल बच जाती है, जिसको दूर करने के लिए वह क्या है, प्रयास करता है, और उन प्रयास में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को दूर करने की कोशिश करता है, और यदि वो सफल नहीं होता है, असफल हो जाता है, तो एक प्रकार से क्या हो जाता है, अपना समायोजन नहीं कर पाता है, और यदि वो उनको दूर कर लेता है वो समायोजन कर लेता है। यदि बाधाओं को दूर करने में असफल रहता है तो वह अवांछनीय मार्ग की तरफ प्रवृत्त हो जाएगा, कुसमायोजित स्थिति में आ जाएगा। तो कुसमायोजन की स्थिति को क्या कहते हैं, मानसिक रोगग्रस्तता की स्थिति भी अपने कहते हैं। उसके बाद कुसमायोजन की कुछ परिभाषाएं दी गई, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है कुसमायोजन की। ये कई बार क्या होता है, ये कोटेशन पूछ ली जाती है, कुसमायोजन की परिभाषाएं यहाँ पे देनी है। अलेक्जेंडर एंड स्विट्स के अनुसार कुसमायोजन से अभिप्राय है कई प्रवृत्तियां हैं, जैसे अतृप्ति, भग्नाशा, तनाव स्थितियां, बचने की अक्षमता, मन की अशांति और लक्षणों का निर्माण। ये क्या है, ये अलेक्जेंडर स्विट्स के अनुसार ये परिभाषा है। कुसमायोजन से अभिप्राय कई प्रवृत्तियां हैं, जैसे अतृप्ति है, भग्नाशा है, तनावात्मक स्थितियां से बचने की अक्षमता है, मन की अशांति है, लक्षणों का निर्माण। आइजैक और अन्य के अनुसार
यह वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की आवश्यकताएं तथा दूसरी और वातावरण के अधिकारों में पूर्ण असंतुष्टि होती है। तो ये कोटेशन अपने को ध्यान में रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछी हुई है और भी पूछी जा सकती है, इसलिए अपने को इसका पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसलिए इसको आपको ध्यान से अपने को देख लेना है। यदि एग्जाम में पूछी जाए तो हमें ये गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। उसके बाद कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण आते हैं, यानी कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो कुसमायोजित व्यक्ति का व्यक्तित्व संवेगात्मक रूप से असंतुलित रहता है, यानी पहला अपने को ध्यान रखना है कि कुसमायोजित व्यक्ति का क्या होता है, व्यक्तित्व वो संवेगात्मक रूप से क्या होता है, असंतुलित रहता है। दूसरा है, ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य अस्पष्ट और अनिश्चित होता है। दूसरे में क्या है, ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य अस्पष्ट और अनिश्चित होता है। तीसरा है, ऐसे व्यक्ति में घृणा, द्वेष और बदले की भावना होती है। तीसरा में क्या है, ऐसे व्यक्ति में घृणा, द्वेष और बदले की भावना होती है। चौथा है, ऐसे व्यक्ति स्वयं को अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल ढालने में असमर्थ होते हैं। और पांचवा है, ऐसे व्यक्ति मानसिक द्वंद्व और स्नायु रोग पीड़ित होते हैं। छठा है, ऐसे व्यक्ति छोटी सी कठिनाई आने पर अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ लेते हैं। तो इस प्रकार यानी ये इसके अंतर्गत लक्षण पाए जाते हैं कि कुसमायोजित जो व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है, कुसमायोजित व्यक्ति का व्यक्तित्व संवेगात्मक रूप से असंतुलित रहता है। ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य अस्पष्ट और अनिश्चित होता है। ऐसे व्यक्ति में घृणा, द्वेष और बदले की भावना होती है। ऐसे व्यक्ति स्वयं को अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल ढालने में असमर्थ होते हैं। और ऐसे व्यक्ति मानसिक द्वंद्व और स्नायु रोग से पीड़ित होते हैं। और ऐसे व्यक्ति छोटी सी कठिनाई आने पर अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ लेते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे सामने ये व्यक्ति के लक्षण है, इन लक्षणों से पहचान की जा सकती है। छठा है, कुसमायोजित व्यक्ति की निम्न मानसिक रोगों से ग्रस्त रहता है, यानी कुसमायोजित व्यक्ति होता है वो निम्न मानसिक रोगों से ग्रस्त रहता है। उन मानसिक रोगों के बारे में अपने चर्चा करेंगे कि कुसमायोजित व्यक्ति में मानसिक रोग कौन कौन से होते हैं या किन रोगों से वो ग्रसित रहता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का निकलता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का निकलेगा केवल इसी एक टॉपिक से ही। तो इसलिए इस टॉपिक को अपने को अच्छी प्रकार से अपने को ध्यान देना है, पढ़ना है। यहाँ से यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए, इसलिए अपने को ध्यान से पढ़ना है। पहला है तनाव, टेंशन। तो तनाव टेंशन क्या है, तनाव प्राणी की एक शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशा मानी जाती है। यह व्यक्ति में असंतुलन तथा उत्तेजना पैदा कर देती है और उसे परिस्थिति का सामना करने के लिए क्रियाशील बनाती है। जब व्यक्ति समय, परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है या असफल हो जाता है तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। यानी तनाव में क्या होता है अपने को ध्यान देना है। तनाव, टेंशन जिसको अपने कहते हैं, ये अंग्रेजी शब्दों को ध्यान रखना, कई बार क्या होता है अपने हिंदी में कंफ्यूज हो जाते तो अंग्रेजी से अपना स्पष्ट हो जाएगा। तनाव क्या होता है, प्राणी की एक शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशा मानी जाती है। यानी तनाव होता है वो व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है, कि शारीरिक दशा भी है और मनोवैज्ञानिक दशा भी है। यह व्यक्ति में असंतुलन तथा उत्तेजना पैदा करती है। अब तनाव होता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है और उसके अंतर्गत उत्तेजना पैदा हो जाती है। उसे परिस्थिति का सामना करने के लिए क्रियाशील बनाती है, यानी कोई भी परिस्थिति है उसको उसका सामना करने के लिए उसे क्रियाशील बनाती है। जब व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, यानी उस समय के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, या अपने यूं कहें कि व्यक्ति असफल हो जाता है, तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। तो फिर क्या आ जाएगा, उसमें तनाव आ जाएगा, तनाव का शिकार हो जाएगा। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिकों ने अपने यहाँ कोटेशन या ड्रेवर के अनुसार तनाव का संतुलन के नष्ट होने की सामान्य भावना और परिस्थिति के किसी अत्यधिक संकटपूर्ण कारक का सामना करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन की तत्परता, ये तनाव है। गेट्स क्या कहते हैं, तनाव असंतुलन की दशा है। तो इस प्रकार अब तनाव के बारे में स्पष्ट हो गया, भी तनाव है क्या, असंतुलन की दशा है। किसी भी समय, परिस्थिति, आवश्यकता अनुसार व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पाता है, उसके आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, वो असफल हो जाता है, तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। तो यहाँ अपने को तनाव से संबंधित हमें स्पष्ट कर लेंगे। अब उसके बाद आता है कि इसकी तनाव को कम करने की विधियां क्या है। अब यदि व्यक्ति यदि तनाव का शिकार हो जाता है तो वो कौन सी विधियां हैं, जिन विधियों का प्रयोग करके वो क्या कर सकता है, इन तनाव को दूर कर सकता है, यानी तनाव को कम करने की विधियां कौन कौन सी हैं। उन्हीं विधियों के बारे में हमें समझना है कि तनाव को कम करने की विधियां कौन कौन सी हैं।
तनाव कम करने में दो प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। एक है प्रत्यक्ष विधियां, दूसरी है अप्रत्यक्ष विधियां। पहली प्रत्यक्ष विधि देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग प्राय विशेष रूप से समायोजन की किसी विशेष समस्या के स्थायी समाधान के लिए किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत निम्नलिखित अन्य विधियां आती हैं। नंबर 1 बाधा निवारण विधि, नंबर 2 उपाय खोज विधि, नंबर 3 लक्ष्य प्रतिस्थापन विधि और नंबर 4 व्याख्या विधि। यानी यहाँ अपने को क्या करना है कि यहाँ अपने को ध्यान रखना है, एक तो है बाधा निवारण विधि, दूसरा है उपाय खोज विधि, तीसरा है लक्ष्य प्रतिस्थापन विधि और चौथा है व्याख्या विधि। तो यहाँ तीनों चारों चीजें अपने को ध्यान रखनी है। बाधा निवारण विधि, दूसरा उपाय खोज विधि, तीसरा लक्ष्य प्रतिस्थापन विधि, चौथा व्याख्या विधि। तो बाधा निवारण करके भी अपने दूर किया जा सकता है, उपाय खोज विधि से भी कर सकते हैं, लक्ष्य प्रतिस्थापन करके भी कर सकते हैं और व्याख्या विधि से भी अपने कर सकते हैं। इसके बाद अप्रत्यक्ष विधि आती है। अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग मात्र दुखपूर्ण तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। यानी अप्रत्यक्ष किस लिए, केवल दुखपूर्ण तनाव होता है उसको दूर करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। और इसके अंतर्गत निम्नलिखित विधि आती है, जैसे शोधन विधि आती है, आत्मीकरण विधि आती है, दमन विधि आती है, प्रक्षेपण विधि आती है और क्षतिपूर्ति विधि आती है। तो ये जो विधि है वो क्या आता है, अप्रत्यक्ष विधि आती है। इनके माध्यम से अपने तनाव को है वो दूर किया जा सकता है। आगे अपने एक उदाहरण लेते हैं कैसे दूर किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे यदि एक बच्चा कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जोधपुर आया, यानी अवनी है वो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जोधपुर आई। यहाँ आने के बाद उसने पढ़ाई करने के लिए एक कमरा लिया, यानी उसको पढ़ाई करनी थी तो उसको एक कमरा ले लिया उन्होंने। उस कमरे के पास एक लोहे की फैक्ट्री थी। जब कमरा लिया तो उस कमरे के पास एक लोहे की फैक्ट्री थी। जैसे ही वह पढ़ाई करने के लिए लगती तो लोहे की तेज तेज आवाजें आने पर उसको पढ़ाई करने में बाधा उत्पन्न होती। जैसे ही अवनी पढ़ाई करने के लिए बैठती तो उस फैक्ट्री से क्या है, लोहे की तेज तेज आवाजें आती, यानी वो डिस्टर्ब होती। फिर उसने दूसरा कमरा ढूंढने की कोशिश की। अब क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रही थी, सवाल सी बात उसको मैंने पढ़ाई नहीं हो रही थी और पढ़ाई करने के लिए वो गई थी। तो जब वहां बार बार डिस्टर्ब हो रही थी तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक निर्णय लिया कि चलो अपने दूसरा कमरा ले लेते हैं, ये कमरा चेंज कर लेते हैं। लेकिन उसे काफी समय बाद भी सही कीमत पर कमरा नहीं मिल रहा था। यानी बार बार प्रयास करने के बावजूद भी उस सही कीमत में उसको कमरा लेना था, वो कमरा मिल नहीं पाया। यानी उसको वो कमरा मिल नहीं पाया। इस वजह से वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रही थी, यानी लंबे समय से पढ़ाई में वो ध्यान नहीं दे पा रही थी। तत्पश्चात वह तनाव का शिकार हो गई। यानी लंबे समय तक तो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाई तो वो धीरे धीरे क्या हो गई, तनाव का शिकार हो गई, यानी उस बच्चे में तनाव आ गया। तो इस प्रकार हम क्या है, तनाव में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि तनाव क्या है, संघर्ष क्या है, ये तनाव क्या है, टेंशन क्या है और ये कैसे होती है, दूर कैसे किया जा सकता है। तमाम बातों पर हमने चर्चा की। दूसरा आता है संघर्ष अंतर्द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष अंतर्द्वंद एक दूसरा मानसिक रोग है, ये भी होता है। अब चर्चा करते हैं ये क्या होता है कि संघर्ष अंतर्द्वंद कॉन्फ्लिक्ट। जब किसी व्यक्ति के सामने दो अलग अलग अवसर उपस्थित हो जाते हैं तथा किसी एक का चुनाव करना होता है तो उस व्यक्ति के मस्तिष्क में द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात एक ही समय में परस्पर विरोधी इच्छाओं के कारण मस्तिष्क में तनाव होता है तो उस समय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी संघर्ष अंतर्द्वंद कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जब किसी व्यक्ति के सामने दो अलग अलग अवसर उपस्थित हो जाते हैं तथा किसी एक का चुनाव करना होता है, यानी दो उपस्थित हो जाए और एक का चुनाव करना हो तो उस व्यक्ति के मस्तिष्क में द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी वो किसको छोड़े, किसको प्राप्त करें, कौन से का चुनाव करें, इस बात को लेकर के उसके मस्तिष्क में क्या हो जाता है, द्वंद्व पैदा हो जाता है, यानी संघर्ष होता है। अर्थात एक ही समय में परस्पर विरोधी इच्छाओं के कारण मस्तिष्क में तनाव होता है और उस समय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी जब उस समय तनाव में आ जाता है। अब अपने को समझना है कि संघर्ष है क्या। संघर्ष का अर्थ विपरीत विचारों, इच्छाओं, उद्देश्यों आदि का विरोध करने से संघर्ष की स्थिति में प्राणी में संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है। यानी विपरीत विचारों, इच्छाओं
उद्देश्यों आदि का विरोध करने से संघर्ष की स्थिति में प्राणी में संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होता है और वह किसी भी प्रकार का निर्णय करने में असमर्थ रहता है। तो इसी प्रकार विपरीत विचारों, इच्छाओं, उद्देश्यों आदि का विरोध करने से संघर्ष की स्थिति में प्राणी में संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है और वह किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में असमर्थ रहता है। तो ये संघर्ष की स्थिति होती है, अपने को संघर्ष समझ लेना है। कई बार क्या होता है कि संघर्ष पे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो संघर्ष का हमें पता होना चाहिए संघर्ष है क्या। तो विपरीत विचारों, इच्छाओं, उद्देश्यों आदि का विरोध करने से संघर्ष की स्थिति प्राणी में संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है और किसी प्रकार निर्णय में असमर्थ रहता है। अब एक उदाहरण लेते हैं अपने। किसी व्यक्ति का चयन एयरफोर्स के अफसर तथा कॉलेज में व्याख्याता पद पर हो जाता है तो उस व्यक्ति के मन में संघर्ष द्वंद्व उत्पन्न होता है कि मुझे कौन सी नौकरी को चुनना है। यानी यहाँ दोनों का एक साथ है, यानी एक एयरफोर्स के अंतर्गत कोई अफसर की नौकरी लग जाती है और दूसरे में व्याख्याता पद पे उसका चुनाव हो जाता है। तो अब उसके सामने स्थिति आती है कि मैं चुनूं किसको। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है कि मेरे को चुनाव किसका करना है। संघर्ष 3 प्रकार का होता है। अब संघर्ष के प्रकार अलग अलग बताए, यहाँ पे 3 प्रकार का संघर्ष होता है। लेविन 1935 ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर 3 प्रकार के अंतर्द्वंद्वों की परिस्थितियों का वर्णन किया। यानी लेविन ने 1935 में, यहाँ ध्यान देना अपने को, लेविन ने 1935 में अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर 3 प्रकार की अंतर्द्वंद्व परिस्थितियों का वर्णन किया। नंबर 1, उपागम उपागम संघर्ष अंतर्द्वंद्व, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। यानी पहला क्या है, उपागम उपागम संघर्ष यानी अंतर्द्वंद्व, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ये अपने को ध्यान रखना है। कई बार क्या इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं और हिंदी वाला, तो कई बार यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं अपने, तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को अपने को ध्यान में रखना है। अब उपागम उपागम संघर्ष अंतर्द्वंद्व, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, दो धनात्मक यानी समान लक्ष्यों के मध्य उत्पन्न संघर्ष को उपागम उपागम संघर्ष कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की हरियाणा पुलिस या क्लर्क नौकरी एक साथ लगना और उनमें से किसी एक का चुनना, ये क्या है, उपागम उपागम संघर्ष है, यानी अंतर्द्वंद्व है, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा है परिहार परिहार संघर्ष अंतर्द्वंद्व। दूसरा क्या है, परिहार परिहार संघर्ष अंतर्द्वंद्व, यानी अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। परिहार परिहार संघर्ष अंतर्द्वंद्व, दो ऋणात्मक असमान लक्ष्यों के मध्य चुनाव को लेकर उत्पन्न संघर्षों को परिहार परिहार संघर्ष कहते हैं। जैसे इधर गिरू तो कुआं और इधर गिरू तो खाई, ये क्या है, ये परिहार परिहार अंतर्द्वंद्व है। एक दोनों तरफ ही अपने हानि की स्थिति हो, तो जैसे अपने कहावत है कि इधर गिरू तो कुआं और इधर गिरे तो खाई, यानी दोनों तरफ ही क्या है, नुकसान है। तो इस प्रकार यहाँ किसको चुनाव करना है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, परिहार परिहार संघर्ष अंतर्द्वंद्व में आता है। जो दो ऋणात्मक स्थितियां हैं दोनों यह समान लक्ष्यों की, और उपागम उपागम संघर्ष में दोनों क्या होती है, धनात्मक स्थितियां होती हैं, समान लक्ष्यों पर आधारित होती हैं। तो ये दोनों प्रकार क्या है, ये संघर्ष क्या है। तीसरा जो प्रकार आता है, यहाँ पे अपने को ध्यान देना है, तीसरे वाले प्रकार में उपागम परिहार संघर्ष अंतर्द्वंद्व यानी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो उपागम परिहार वहां तो क्या था, पहले उपागम उपागम था, फिर परिहार परिहार था, यानी अप्रोच अप्रोच था, फिर अवॉइडेंस अवॉइडेंस था। अब क्या, उपागम परिहार संघर्ष अंतर्द्वंद्व दोनों का मेल है, अप्रोच और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। जब कोई संघर्ष धनात्मक और ऋणात्मक के मध्य हो तो उपागम परिहार संघर्ष कहते हैं। जैसे एक छात्र नौकरी तो लगना चाहता है लेकिन मेहनत से बचना चाहता है, ये क्या है, ये है उपागम परिहार संघर्ष अंतर्द्वंद्व है। यानी जब कोई संघर्ष धनात्मक और ऋणात्मक के मध्य हो, यानी धनात्मक और ऋणात्मक के मध्य की स्थिति होती है, तब क्या आता है, उपागम परिहार संघर्ष होता है। जैसे यहाँ उपागम परिहार छात्र, एक छात्र नौकरी तो लगना चाहता है लेकिन वो मेहनत से बचना चाहता है, तो ये क्या है, ये उपागम परिहार संघर्ष है। अब इस पे कोटेशन दी गई, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने कोटेशन दी है। कोटेशन बार बार पूछी जाती है। पहली कोटेशन है क्रो एंड क्रो के अनुसार, संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है
जो उसको स्वयं की रुचियां और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती है। फ्राइड के अनुसार एकदम अहम परम अहम के मध्य सामंजस्य का भाव होने से मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है। डगलस द हॉल के अनुसार द्वंद्व उस पीड़ादायक संवेगात्मक दृष्टि को कहते हैं जो विरोधी और प्रतिवादात्मक इच्छाओं के मध्य तनाव उत्पन्न करती है। तो ये क्या है, ये कोटेशन कई बार पूछ ली जाती है, बार बार पूछी जाती है, इसलिए अपने को इन कोटेशन पे ध्यान रखना है। इसके बाद संघर्ष निवारण आता है। आगे क्या आता है, संघर्ष निवारण। अब संघर्ष निवारण पे अपने को ध्यान देना है। पहला है परिवार व विद्यालय का वातावरण उत्तम हो। दूसरा, विद्यार्थियों को असंतोषजनक स्थितियों का सामना करने और उनसे उचित समायोजन करने का प्रशिक्षण दिया जाए। तीसरा, बालकों को स्वयं के मामलों में निर्णय लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। चौथा, विद्यार्थियों के समक्ष विरोधी बातों और प्रश्नों के चुनाव का चयन करने की परिस्थिति नहीं आने देनी चाहिए। पांचवा, विद्यार्थियों के सामने किसी प्रकार की समस्या उपस्थित नहीं होने देनी चाहिए। तो इस प्रकार यानी संघर्ष निवारण कैसे किया जा सकता है, ये अपने को यहाँ पे समझना है। परिवार व विद्यालय का वातावरण उत्तम हो। विद्यार्थियों को असंतोषजनक स्थितियों का सामना करने और उनसे उचित मार्गदर्शन करने का प्रशिक्षण दिया जाए। बालकों को स्वयं के मामलों में निर्णय लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। विद्यार्थियों के समस्त विरोधी बातों और प्रश्नों के चुनाव का चयन करने की परिस्थिति नहीं आने देनी चाहिए और विद्यार्थियों के सामने किसी प्रकार की समस्या उपस्थित नहीं होने देनी चाहिए। ये यानी ऐसे करके अपने क्या कर सकते हैं, संघर्ष का निवारण किया जा सकता है। उसके बाद आता है, वो आता है बघनासा, कुंठा जिसको अपने कहते हैं। बघनासा यानी क्या है, कुंठा। तो बघनासा कुंठा से संबंधित अपने को ध्यान देना है। बघनासा कुंठा, बार बार कोशिश करने के बाद भी जब प्राणी असफल हो जाता है तो वह अपने आप में विश्वास खो बैठता है, निराश हो जाता है। इसी निराशा की स्थिति को बघनासा यानी कुंठा कहते हैं। अब ये अपने को समझ लेना है कि बघनासा कुंठा कहते किसे हैं। जब बार बार कोई व्यक्ति कोशिश करता है और उस कोशिश करने के बाद भी जब प्राणी असफल हो जाता है तो वह अपने आप में विश्वास खो बैठता है। यानी तब उनको विश्वास नहीं रहता है कि मैं ये काम करूंगा तो सफल हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं मेहनत करूंगा सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। और इस स्थिति आती है तब वो क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। इसी निराशा की स्थिति को क्या कहते हैं, बघनासा या कुंठा कहते हैं। जब बार बार व्यक्ति असफल होने से निराश हो जाता है तो वही स्थिति उसकी क्या होती है, बघनासा की होती है, कुंठा की होती है। मन ने कोटेशन दी है, कुंठा जीव की वह अवस्था है जो किसी प्रेरणात्मक व्यवहार की संतुष्टि के कठिन अथवा संभव होने के कारण उत्पन्न होती है। यानी कुंठा जीव की वह अवस्था है जो किसी प्रेरणात्मक व्यवहार की संतुष्टि के कठिन अथवा संभव होने के कारण उत्पन्न होती है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार किसी प्राणी के लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाना ही कुंठा है। यानी किसी प्राणी के लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग जब अवरुद्ध हो जाए तो वो क्या है, कुंठा है। कोल्सनिक के अनुसार बघनासा उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल होने की भावना है जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। यानी यहाँ अपने को ध्यान देना है कि कोल्सनिक ने अनुसार बघनासा उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल होने की भावना है जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। तो इस प्रकार यानी कुंठा और क्या है, बघनासा हमारे सामने आती है। तो यह कुंठा बघनासा क्या है, ये बात अपने हमारे समझ में आ जानी चाहिए और ये कोटेशन अपने को ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है इसके प्रकार। यानी बघनासा और कुंठा के क्या आते हैं, प्रकार आते हैं। पहला है भारी बघनासा, एक्सटर्नल जिसको कहते हैं। इस बघनासा में कोई बाह्य बाधा व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है। यानी इस बघनासा के अंदर क्या होता है, भारी बाधा होती है व्यक्ति की, भारी बाधा की उसके लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकती है, तो वो क्या है, भारी बघनासा है। जैसे भौतिक बाधाओं, नियमों, कानूनों या दूसरों के अधिकारों या इच्छाओं का परिणाम आदि को हम भारी बघनासा के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, ये सारे आते हैं, चाहे वो भौतिक बाधाएं हो, नियम हो, कानून हो, दूसरों के अधिकारों या इच्छाओं का परिणाम हो,
ये सारी क्या बाहरी बगनासाओं के अंतर्गत आती है। दूसरी है आंतरिक बगनासा। अब आंतरिक बगनासा क्या है? आंतरिक बगनासा उस बाधा के परिणाम स्वरूप होती है जो स्वयं व्यक्ति के अंदर होती है। उदाहरण, भय व्यक्ति को अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये क्या होता है? ये होती है आंतरिक बगनासा। कि आंतरिक बगनासा उस बाधा के परिणाम स्वरूप होती है जो स्वयं व्यक्ति के अंदर होती है। यानी आंतरिक बगनासा व्यक्ति के अंदर ही होती है। जैसे भय हो गया, व्यक्ति को अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। तो भय क्या है? ये हमारी आंतरिक बगनासा है। तो बाहरी बगनासा और आंतरिक बगनासा दोनों आपके समझ में आ गई, क्लियर हो गया होगा। क्योंकि बाहरी बगनासा होती है वो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में जो बाहरी कारण होते हैं वो उसको रोकती है। जैसे नियम हो गए, कानून हो गए, भौतिक बाधाएं हो गई, दूसरों के अधिकार हो गए, ये हो गया। आंतरिक बगनासा अपने आंतरिक अपने खुद के अंतर की होती है। यानी आंतरिक बगनासा बाधा के परिणाम स्वरूप होती है जो स्वयं व्यक्ति के अंदर होती है। जैसे भय हो गया, भय मनाना, जो उसको लक्ष्य को भय रोक देता है, तो ये आंतरिक है। तो इस प्रकार बगनासा दो प्रकार की होती है। अब इसके बाद आता है बगनासा के कारण। बगनासा के कारण क्या है, यहाँ अपने को समझना है। बगनासा के कारण पहला है आर्थिक परिस्थिति, दूसरा है सामाजिक सामाजिक वातावरण, तीसरा है भौतिक परिस्थिति, तीसरा है नैतिक आदर्शता, चौथा है विरोधी इच्छाएं, और छठा है शारीरिक दोष। यानी पहला क्या है अपने को यहाँ समझना है? आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक वातावरण, भौतिक परिस्थिति, नैतिक आदर्शता, विरोधी इच्छाएं और शारीरिक दोष, ये हमारी बगनासा के कारण है। उदाहरण लेते हैं अपने, किसी बच्चे का बार बार कंपटीशन एग्जाम देना और हर बार 2 अंक या 1 अंक से पीछे रह जाना या असफल हो जाना, यह परिस्थिति बालक के बगनासा उत्पन्न कर देती है। यानी जब कोई बच्चा बार बार एग्जाम देता है और उस एग्जाम में या तो 1 नंबर के से रह जाता है, या 2 नंबर से रह जाता है, या फिर 1.5 से रह जाता है, या फिर 0.5 से रह जाता है, तो ये सारे के सारे ये क्या है? ये बगनासा के कारण है। यानी मेहनत तो वो अच्छी कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसे कोई उनसे चूक होती है जिसके माध्यम से वो चयन होने से उसको रोक लेता है। तो ये उसकी क्या है? बगनासा की स्थिति है। बालक में ही ये बगनासा उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार की जो परिस्थितियां होती है बगनासा कर देती है। इसके बाद अगली जो मनोदशा आती है वो आती है दुश्चिंता। दुश्चिंता, तो यहाँ अपने को क्या है? दुश्चिंता एनएक्सटी, इसको अपने को समझना है। दुश्चिंता क्या है? फ्राइड के अनुसार जब प्राणी के अचेतन मन में दमित इच्छा चेतना में आने की कोशिश करती है तो व्यक्ति दुश्चिंता की स्थिति में फंस जाता है। और वह स्थिति यह स्थिति को दुश्चिंता की स्थिति कहलाती है। दुश्चिंता आंतरिक चेतन व अचेतन के बीच संघर्ष का लक्षण है। दुश्चिंता को मात्रा परिस्थिति या समय के अनुसार बदलती रहती है। दुश्चिंता मात्रा परिस्थिति समय के अनुसार बदलती रहती है। अब फ्राइड के ने स्पष्ट किया है कि दुश्चिंता है क्या? जब प्राणी में अचेतन मन में जो दमित इच्छाएं होती है, क्योंकि दमित इच्छाएं सारी कहाँ जाती है? अचेतन मन में जाती है। तो वो जो अचेतन में जो दमित इच्छाएं होती हैं वो वापिस चेतन में आने की कोशिश करती है। यानी जो अचेतन वाली इच्छाएं कहाँ आती हैं? चेतन में आने की कोशिश करती है। तो व्यक्ति दुश्चिंता की स्थिति में फंस जाता है। तो ऐसी स्थिति होती है तो वो क्या होता है? व्यक्ति दुश्चिंता की स्थिति में फंस जाता है। यह इस स्थिति को ही यह स्थिति ही दुश्चिंता की स्थिति कहलाती है। दुश्चिंता आंतरिक चेतन और अचेतन के बीच संघर्ष का लक्षण है। दुश्चिंता को मात्रा परिस्थिति या समय के अनुसार बदलती रहती है। अब एक उदाहरण लेते हैं अपने। रमेश को हमेशा से ही आरएएस बनने की इच्छा थी। उसने आरएएस बनने के लिए काफी प्रयास भी किया, लेकिन अधिक आयु होने के कारण वह आरएएस नहीं बन सका। काफी समय तक वह इस संदर्भ में रहा कि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। फिर उसने इस बात को भुलाने की अचेतन मन की कोशिश की और वह भूल गया। जब वह 50 वर्ष की आयु का हुआ तब उसका बचपन का एक मित्र उसे मिला और वह आरएस था। तो अचानक उसके सामने उसका सपना सामने आया और इस समय उसके सामने यह परिस्थिति दुश्चिंता की थी। तब ये स्थिति किसकी थी? दुश्चिंता की स्थिति थी। तो इस प्रकार यानी ऐसे क्या होता है? हमारे सामने दुश्चिंता एक है वो पैदा हो जाती है, इसको हम दुश्चिंता कहते हैं। इसके बाद अगला आता है वो आता है दबाव।
अगला है दबाव। व्यक्ति को दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है, यानी व्यक्ति को दबाव किससे होता है? प्रतियोगिता के कारण होता है। परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थी सफलता व असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के समय दबाव महसूस करते हैं। तो इस स्थिति को मनोवैज्ञानिक भाषा में दबाव कहते हैं। यानी दबाव क्या है, यहाँ अपने को समझ लेना है। जब व्यक्ति को दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है, यानी व्यक्ति को दबाव होता है किसके कारण होता है? जब कोई प्रतियोगिता होती है तब उसके सामने दबाव होता है। जैसे एक व्यक्ति को 400 मीटर की दौड़ होनी है, तब उसका फाइनल हो रहा है, तो वहां जिस प्रतियोगिता में इसकी दाव बेसाख दाव पे लगी है, तो वहां वो दबाव में था। परीक्षा से पूर्व, अब जैसे उदाहरण लेते हैं, परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थी सफलता और असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के समय दबाव महसूस करते हैं। इस स्थिति को मनोवैज्ञानिक भाषा में दबाव कहते हैं। यानी उस समय उसके सामने दो स्थितियां होती है, एक तो सफलता होती है और दूसरी असफलता होती है, और इसी स्थिति के बीच में जो उनकी साख दाव पे होती है, उसके माध्यम से व्यक्ति क्या हो जाता है, उसके सामने वो दबाव होता है, दबाव की स्थिति है। मनोवैज्ञानिक भाषा में वो क्या होती है? दबाव होता है। उदाहरण लेते हैं अपने, जब भारत और पाकिस्तान का मैच शुरू होता है, तब सभी भारतीय मैच देखते रहते हैं। जब मैच पूर्ण अवस्था समाप्त होने लगता है, तभी सब भारतीयों का दबाव महसूस होने लग जाता है, क्योंकि 10 गेंद 40 रन बनाने का लक्ष्य होता है। यानी जब इस प्रकार की स्थिति आती है, तो यहाँ क्या है, सभी लोग एकदम अचानक दबाव में आ जाते हैं, या उनके दिमाग में चलता है भी कैसे होगा, हार जाएंगे तो अपने विरोधी देश है उससे क्या है, हमें ये साख का ये विषय होता है। तो इसीलिए अपने क्या उस समय हर भारतीय दबाव में आ जाता है। तो इस प्रकार की जब स्थिति होती है, तो वो क्या होती है? दबाव की स्थिति होती है। तो ऐसी स्थितियां, बहुत सारी स्थितियां हमारे सामने आती है जिस समय हम क्या होते हैं? दबाव की स्थिति के अंतर्गत होते हैं, दबाव में होते हैं। अब आगे आता है कुसमायोजन के कारण, क्योंकि कुसमायोजन के कारण क्या हैं, उन कारणों की अपने चर्चा करते हैं। पहला है पारिवारिक कारण। पारिवारिक निर्धनता, अभिभावकों की अभिवृत्ति, विघटित परिवार, कलहपूर्ण वातावरण और माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। तो हमें कौन कौन से हो गए ध्यान देना है? पारिवारिक कारण, पारिवारिक निर्धनता, अभिभावकों की अभिवृत्ति, विघटित परिवार, कलहपूर्ण वातावरण और माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। एक बार फिर देख लेते हैं अपने। पारिवारिक कारण, पारिवारिक निर्धनता, अभिभावकों की अभिवृत्ति, विघटित परिवार, कलहपूर्ण वातावरण और माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। ये क्या है? कुसमायोजन के कारण है, यानी कुसमायोजित इस प्रकार एक बार लगा वो हो जाता है, कारण है, यानी इस कारणों से कुसमायोजित हो जाता है। इसके बाद अपने को ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए, विद्यालय से संबंधित कारण। विद्यालय से संबंधित कौन से कारण है? नंबर 1, शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, कक्षा का वातावरण, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, विद्यालय का कठोर नियंत्रण युक्त वातावरण। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, कक्षा का वातावरण, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, विद्यालय का कठोर नियंत्रण युक्त वातावरण। एक बार फिर देख लीजिए, शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, कक्षा का वातावरण, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली और विद्यालय का कठोर नियंत्रण युक्त वातावरण। इसके बाद ये तो थे विद्यालय से संबंधित कारण। इसके बाद था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण आप अपने को देखने हैं, सामाजिक कारण कौन से हैं? सामाजिक कारण वर्ग संघर्ष, रोजगार की कमी, धार्मिक सहिष्णुता का अभाव। अन्य कारण शारीरिक व मानसिक कारण, नैतिक व आध्यात्मिक कारण, धार्मिक जातीय कारण, आर्थिक भाषाई कारण, क्षेत्रीय सांस्कृतिक कारण और अवसरों की प्रतिकूलता के कारण व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। तो यहाँ अपने को ध्यान देना है कि अपने कौन कौन से कारण हैं? वर्ग संघर्ष, रोजगार की कमी, धार्मिक सहिष्णुता का अभाव। अन्य कारण शारीरिक व मानसिक कारण, नैतिक व आध्यात्मिक कारण, धार्मिक व जातीय कारण, आर्थिक व भाषाई कारण, क्षेत्रीय व सांस्कृतिक कारण और अवसरों की प्रतिकूलता के कारण व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। ये भी ध्यान रखना। व्यक्ति कुसमायोजित कब होता है?
अवसरों की प्रतिकूलता के कारण व्यक्ति है वो कुसमायोजित हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि अवसरों की प्रतिकूलता के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखने का, अवसरों की प्रतिकूलता से भी व्यक्ति कुसमायोजित होता है। इसके बाद आता कुसमायोजन का निदान आता है, क्योंकि अपने किसी समस्या का निदान भी जरूरी है, क्योंकि जब तक निदान नहीं देंगे, नहीं करेंगे, तो फिर वो क्या है कि बालक है वो एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, या उस स्थिति से हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो एक मनोविकृति पैदा हो सकती है। इसलिए निदान होना अति आवश्यक है। तो कुसमायोजन का निदान क्या है, इसी के बारे में प्रश्न है। बालकों में व्याप्त कुसमायोजन को सदैव ही गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए। यानी बालकों में यदि कुसमायोजन की स्थिति है तो उसको गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए, वहां किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। यह एक तरह से आगामी तूफान की चेतावनी होती है। यानी वे आगे क्या होता है, एक तरफ से आगामी तूफान की चेतावनी होती है, जिसमें बालक फंसकर अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है। शिक्षक के द्वारा कुसमायोजन की स्थिति का निदान करने में दो तरीके महत्वपूर्ण रूप से अपनाए जा सकते हैं। यानी एक शिक्षक है वो इस प्रकार की परिस्थिति का निदान करने में दो प्रकार के तरीकों को वो अपना सकता है। पहला जो तरीका है वो परीक्षण प्रविधियों का प्रयोग करके। पहला तरीका क्या है, परीक्षण प्रविधियों का प्रयोग करके भी अपने उसका निदान कर सकते हैं। अब ये क्या है, कुसमायोजित व्यक्तियों अथवा प्राणियों की पहचान तथा उनके निदान हेतु मानकीकृत समायोजन की परिसूचियों का समायोजन प्राय वे एक हद तक अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अनेक प्रकार के प्राणियों के समायोजन की जांच हेतु प्राय समायोजन की परिसूचियां सरलता से उपलब्ध हो जाती है। हम उनका प्रयोग करके विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के समायोजन या कुसमायोजन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। के.पी. सिन्हा तथा आर.सी. सिन्हा द्वारा निर्मित समायोजन परिसूची। यानी पहली क्या है, के.पी. सिन्हा या आर.सी. सिंह द्वारा निर्मित समायोजन सूची। दूसरी है मंगल शिक्षक समायोजन परिसूची, और तीसरी है एच.एस. आस्थाना द्वारा निर्मित आस्थाना समायोजन परिसूची ने छात्रों और प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। चौथी है बेल समायोजन परिसूची, छात्र तथा प्रौढ़ हेतु अलग निर्मित परिसूची है। तो इन परिसूचियों को अपने को ध्यान देना। कई बार क्या होता है कि इन परिसूचियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये है किसकी। तो एक तो अपने को ये समझना है कि कुसमायोजन व्यक्तियों तथा प्राणियों की पहचान तथा उनके निदान हेतु मानकीकृत समायोजन की परिसूचियों का प्रयोग किया जाता है, और जब इनका प्रयोग प्राय एक हद तक अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध भी हो सकता है, होता है, क्योंकि अनेक प्रकार के प्राणियों के समायोजन की जांच हेतु प्राय समायोजन की परिसूचियां सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं, अतः उनका प्रयोग करके निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के समायोजन और कुसमायोजन का स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब पहली सूची क्या है, के.पी. सिन्हा तथा आर.सी. सिंह की है निर्मित समायोजन परिसूची है। दूसरी है मंगल शिक्षक समायोजन परिसूची। तीसरी है एच.एस. आस्थाना निर्मित आस्थाना समायोजन परिसूची। ये छात्रों तथा प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए उपयोगी है आस्थाना सूची, ध्यान रखना, इसके बारे में पूछा जाता है। तो आस्थाना किसके लिए है, छात्रों और प्रौढ़ों दोनों के लिए है ये। चौथी है बेल समायोजन परिसूची, ये छात्र प्रौढ़ों हेतु अलग से निर्मित है। ये बेल ये भी दोनों के लिए है, छात्रों के लिए भी है और प्रौढ़ों के लिए भी है। इसके बाद अपरीक्षण परिविधियों का प्रयोग करके, यानी अपरीक्षण परिविधियों का प्रयोग करके प्राय यह देखा जाता है कि अपरीक्षण परिविधियों का प्रयोग करके प्राणी अथवा व्यक्तियों के कुसमायोजित व्यवहार के सत्य की जांच की जा सकती है। इस प्रकार की परिविधियों में साक्षात्कार, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी अपरीक्षण परिविधियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। अपरीक्षण परिविधियों के माध्यम से भी क्या है, व्यक्ति को कुसमायोजित यानी उसका निदान किया जा सकता है, उसका उपचार किया जा सकता है। तो अपरीक्षण प्राय यह देखा जाता है कि अपरीक्षण परिविधियों का प्रयोग करके प्राणी अथवा व्यक्तियों के कुसमायोजित व्यवहार के सत्य की जांच की जा सकती है। इस प्रकार की प्रविधियों में साक्षात्कार आता है, रेटिंग स्केल आता है, चेकलिस्ट इनका प्रयोग होता है। गेट्स अन्य के अनुसार कुसमायोजन व्यक्ति और उसके असंतुलन का उल्लेख करता है। कुसमायोजन क्या करता है, व्यक्ति और उसके असंतुलन का उल्लेख करता है। तो ये कोटेशन एक अच्छी कोटेशन है, इसलिए अपने इस कोटेशन को, क्योंकि ये पूछी हुई है, बार बार पूछी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे विशेष रूप से इस कोटेशन का चुनाव किया। बार बार पूछी गई थी तो ये पूछी जा सकती है सी टेट में, एच टेट में, रीट में,
तो इस प्रकार अपने को ध्यान देना है। अब इसके बाद कुसमायोजित व्यक्तित्व की विशेषताएं। अब कुसमायोजित व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है, यहाँ अपने को ध्यान देना है। कुसमायोजित व्यक्तित्व की विशेषताएं। नंबर 1, कुसमायोजित व्यक्ति भयभीत, तनावयुक्त, धैर्य का अभाव होता है और इसी कारण ये साहसी नहीं होते हैं। दूसरा, कुसमायोजित व्यक्ति में सृजनशीलता का भाव पाया जाता है। तीसरा, कुसमायोजित व्यक्ति में संवेगात्मक रूप से अस्थिर, एकांतप्रिय तथा नकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं। चौथा, कुसमायोजित व्यक्ति सिद्धांतवादी तथा आदर्शवादी होते, इसी कारण ये परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं और स्वयं परिस्थिति के अनुकूल हो जाते हैं। यानी कुसमायोजित व्यक्ति सिद्धांतवादी, आदर्शवादी नहीं होते हैं और इसी कारण ये परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं और स्वयं परिस्थिति के अनुकूल नहीं होते हैं। यानी कुसमायोजित व्यक्ति है वो सिद्धांतवादी और आदर्शवादी होते हैं, ये ध्यान रखना। समायोजित में ये उल्टा था, क्योंकि वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि समायोजित जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा, सिद्धांतवादी और आदर्शवादी नहीं होगा, लेकिन कुसमायोजित व्यक्ति सिद्धांतवादी होता है और आदर्शवादी होता है। इसी कारण ये परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं, यानी ये खुद नहीं बदलते हैं, ये केवल परिस्थिति को बदलते हैं, परिस्थिति के अनुकूलन नहीं हो पाते हैं। कुसमायोजित व्यक्ति स्वार्थी प्रवृत्ति, निराशावादी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं, इस कारण इनका मानसिक स्वास्थ्य कमजोर होता है। यानी जो कुसमायोजित व्यक्ति होता है वो स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, निराशावादी होता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के ये होते हैं, इस कारण इनका मानसिक स्वास्थ्य कमजोर होता है। यानी ऐसे व्यक्तियों क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, अच्छा नहीं होता है। तो ये क्या है, कुसमायोजन के ये विशेषताएं हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, कई बार क्या होता है कि अपने ये विशेषताएं पूछी जाती हैं। कुसमायोजित व्यक्ति भयभीत, तनावयुक्त, धैर्य का अभाव होता है, इसी कारण ये साहसी नहीं होते हैं। कुसमायोजित व्यक्ति में सृजनशीलता का भाव पाया जाता है। कुसमायोजित व्यक्ति संवेगात्मक रूप से अस्थिर, एकांतप्रिय तथा नकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं। कुसमायोजित व्यक्ति सिद्धांतवादी तथा आदर्शवादी होते हैं, इसी कारण ये परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं, स्वयं परिस्थिति के अनुकूल नहीं हो पाते हैं। कुसमायोजित व्यक्ति स्वार्थी प्रवृत्ति, निराशावादी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं, इस कारण इनका मानसिक स्वास्थ्य कमजोर होता है। तो ये कुसमायोजित व्यक्तित्व की ये विशेषताएं थी। इसके बारे में अपने को, इन विशेषताओं के बारे में अपने को जान लेना है, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद आता है, यानी यहाँ आपको ध्यान देना है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अपने को ध्यान देने योग्य है, यानी ध्यान यहाँ पे देना है अपने को, ये भी जानना है अपने को, ये यानी ज्ञान इसका होना चाहिए अपने को, इसका स्मरण आप अवश्य रखें, ये आपके स्मरण में रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन निकले हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की वजह से मैंने इसको अलग से रखा है, क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछे गए हैं, चाहे वो रीट हो, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आपका सेकंड ग्रेड हो, और चाहे एच टेट हो, चाहे सी टेट हो, यानी सभी कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हैं, उन एग्जाम से संबंधित क्या है यहाँ पे पूछा जाता है। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आर एस कैटल थे, बहुत बार पूछा गया है। प्रतिकारक विशेष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आर एस कैटल है, अपने को ध्यान रखना है। कैटल ने भावुक विचारों की स्पष्टता वाले व्यक्ति को चक्कर विक्षिप्त कहा है। अब चक्कर विक्षिप्त किसने कहा, एक तो ये ध्यान रखना है, कैटल ने कहा। किसको कहा, भावुक और विचारों की स्पष्टता वाले व्यक्ति को कहा था। यानी भावुक और विचारों की स्पष्टता वाले व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं, चक्कर विक्षिप्त होते हैं। अपराधी बालकों के उपचार की सर्वोत्तम विधि व्यक्ति इतिहास विधि है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है कि अपराधी बालकों के उपचार की सर्वोत्तम विधि व्यक्ति इतिहास विधि है, केस स्टडी है। हिंदी में इसको व्यक्ति इतिहास विधि कहते हैं, अंग्रेजी में इसको केस स्टडी कहते हैं। तो व्यक्ति इतिहास विधि के बारे में अपने को ध्यान रखना, ये बार बार पूछी जाती है। सांवेगिक स्थिरता युक्त व्यक्तित्व सर्वोत्तम माना जाता है, यानी जिसके व्यक्तित्व में सांवेगिक स्थिरता होगी तो वो व्यक्तित्व क्या होता है, सर्वोत्तम व्यक्तित्व माना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया था कि सर्वोत्तम व्यक्ति निम्न में से सर्वोत्तम व्यक्तित्व माना जाता है, तो नीचे लिखा होता सांवेगिक स्थिरता, संवेगों का अभाव, संवेगों की अधिकता, तो इस प्रकार का ये ऑप्शन आए थे। तो ये अपने को ध्यान रखना है
कि सामयिक जो स्थिरता होती है वो क्या होता है, व्यक्तित्व स्थिरता युक्त व्यक्तित्व सर्वोत्तम माना जाता है। मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया गया। इसके समस्त चित्रों में व्यक्तियों की आकृति तथा रूप वेशभूषा आदि का परिमार्जन किया गया। यानी मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद के अंतर्गत ये प्रसंगात्मक बोध परीक्षण है, यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन, जैसे जिसको अपने शॉर्ट में TAT कहते हैं। क्या कहते हैं? टी का थेमेटिक, ए का एप्रिसिएशन, टी का टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, या मैं आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ क्लियर करवा रहा हूँ। तो टी का थेमेटिक होता है, ए का एप्रिसिएशन और टी का टेस्ट। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इसकी फुल फॉर्म शॉर्ट में TAT कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रसंगात्मक बोध परीक्षण है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका भारतीय अनुकूलन किया गया था, क्योंकि ये क्या होता है, ये विदेशी है, इसका भारतीय अनुकूलन किया गया था, क्योंकि विदेशी जब इसमें प्रयोग किया गया था तो भारत के वो उस पे अच्छे परिणाम नहीं आ पाए थे, तो इसलिए इसका भारतीय अनुकूलन किया गया। इसके समस्त चित्रों में व्यक्तियों की आकृति, रूप, वेशभूषा आदि का परिमार्जन किया गया। इनके जो चित्र थे, इन चित्रों को बदल करके उनमें व्यक्तियों की आकृति समावेश की गई, उनका रूप, उनका वेशभूषा, ये तमाम बातें इसके अंतर्गत समावेश की गई। और ये क्या हुआ था, ये भारतीयों के अनुकूल बनाया गया था ताकि इसका परिणाम अच्छा आ सके। तो ये बातें अपने को ध्यान रखने, एक बार फिर देख लें। प्रतिकारक यानी विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक RS कैटल हैं, याद रखना। कैटल ने भावुक और विचारों की स्पष्टता वाले व्यक्ति को चक्र विक्षिप्त कहा। अपराधी बालकों के उपचार की सर्वोत्तम विधि व्यक्ति इतिहास विधि है। सामयिक स्थिरता युक्त व्यक्तित्व सर्वोत्तम माना जाता है। मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया गया और इसके समस्त चित्रों में व्यक्तियों की आकृति, रूप, वेशभूषा आदि का परिमार्जन किया गया। तो ये महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक थे जो मैंने आपके सामने रखे, और इसी के साथ जो हमारी स्मार्ट स्टडी जो क्लास है वो हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो आज जो मनोविज्ञान की स्मार्ट जो स्टडी थी, स्मार्ट स्टडी की जो क्लास थी, वो क्लास रही आज अपनी, वो रही 19 नंबर। तो 19 नंबर क्लास के अंतर्गत आज हमने ये तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित अपने चर्चाएं की, और जो यहाँ पे भी जो मैटर डाला गया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर का चुनाव करके शॉर्ट रूप में डाला गया है। अब आप देख रहे हो कि एक कल्पना कर सकते हैं आप, आज ये हमारी अपनी 19वीं क्लास है और मात्र एक क्लास बची है, आगे वाली 20वीं क्लास में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यानी मात्र 20 क्लासों में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना। अब इन 20 क्लासों का आप समय जोड़ोगे आप, क्योंकि कोई क्लास 1 घंटे की है, कोई 1 घंटे 30 मिनट की है, तो इस प्रकार, और कोई 1 घंटे 40 मिनट की है। यदि अपना एक क्लास का एवरेज अपने 1.5 घंटा भी अपने माने, एक क्लास 1.5 घंटे की है, तो टोटल 20 क्लास है, तो टोटल कितने घंटे होते हैं, 30 घंटे बनते हैं आपके। तो मात्र 30 घंटे के अंतर्गत एक पूरा सिलेबस हो जाना, तो इससे शॉर्ट, इससे उपयुक्त और क्या हो सकता है। तो इसीलिए ही तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप जब ये क्लास लगा रहे हैं तो उसका साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। आपके इतने शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे, जो मैंने यहाँ पे 30 घंटे के अंतर्गत आपको मैंने तो यहाँ समझाया है आपको, तो 30 घंटे में मैंने टोटल सिलेबस आपका कंप्लीट 20 क्लासों के अंतर्गत मैं करवा दूंगा। तो यदि आप इसके शॉर्ट में नोट्स बना लेते हैं आप, तो ये 30 घंटे की जगह आप तो मात्र इसको 10 से 12 घंटे में ही कंप्लीट कर लोगे। और जब इसको बार बार आप पढ़ोगे, जब आपके समझ में आ जाएगा, तो ये मात्र 2 या 3 घंटे के अंतर्गत आप इसका रिवाइज कर सकते हो, और लास्ट में जाकर के ऐसी स्थिति आएगी, इसको मात्र क्या है, घंटे भर में इसका रिवाइज कर लोगे आप। तो इसीलिए एक विद्यार्थी के चयन में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है शॉर्ट नोट्स का। क्या होता है, शॉर्ट नोट्स है, वो ये अपने हाथ से बनाए, खुद सोच समझ के बनाए, तभी इसका लाभ हो पाएगा। आप किसी के देख के टिपना चाहते हो तो आप वहां से लाभ लेना चाहे तो नहीं हो बराबर ले पाओगे। तो आप अपने हाथ से क्या बनाइए, शॉर्ट नोट्स सबसे बनाइए आप, ताकि हमें एग्जाम के पेपर के नजदीकी नोट्स का बहुत फायदा होता है, और हमें एक अलग समय के अंतर्गत हमें
बहुत कुछ पढ़ के एग्जाम के समय चले जाते हैं और तुरंत पढ़ा होता है वो एग्जाम में हमें उपयोग में चलता है। और यही तो मैं कहता हूँ कि सफलता का मंत्र है कि वहां से तुरंत पढ़ा हुआ चीज है वो एग्जाम में तुरंत अपने याद रह जाती है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है और अपने क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन सही करके आएंगे तो हम एक तो नेगेटिव मार्किंग से भी बचेंगे और क्वेश्चन सही होगा तो हमारे अंक भी जुड़ेगा, यानी यहाँ डबल फायदा होता है। और यही जो समीकरण है ये आपके चयन का एक आधार होता है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार ये गुजारिश करता हूँ कि क्लासों को फर्स्ट से लेकर के एंड तक अच्छी प्रकार से देखिए, साथ में नोट्स बनाइए। और जब हमारी 20वीं क्लास हो जाएगी उसके बाद जो 21वीं क्लास आएगी उसके अंतर्गत आपके इन्हीं टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के MCQ क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। मल्टी चॉइस क्वेश्चन, इसके फुल फॉर्म होते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन MCQ। तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और इन्हीं टॉपिक से रहेगा। तो जब आप पहले इन टॉपिक की तैयारी कर लोगे अपने स्तर पे और उसके बाद जब वो टेस्ट आप दोगे मल्टी चॉइस क्वेश्चन के, तब आपको पता चल जाएगा कौन सा आपका टॉपिक है वो कितना आपका तैयार हुआ है। तो इसीलिए अपने क्या है, अपनी तैयारी का अपने फीडबैक भी अपने ले सकते हैं, आउटपुट भी अपने ले सकते हैं। तो ये तभी ले पाओगे जब आप इस पूरी क्लास लगाओगे, समझोगे और साथ में शॉर्ट में नोट्स बनाओगे आप। तो इन तमाम 20 क्लासों के नोट्स आप बनाइए, अच्छी तैयारी कीजिए और इसके बाद जो MCQ के जो क्लासें आएगी वो लगाइए ताकि हमारी तैयारी का पता चल जाए और हम कोई टॉपिक में कमजोरी हमारी होती है तो उस कमजोरी को हम तुरंत दूर कर सकें। बार बार टेस्ट का देने का यही लाभ है हमें कि हमें तैयारी का पता चलता है कि हम खड़े किस स्थिति के अंतर्गत हैं, कितने प्रतिस्पर्धी में हम टिक पाएंगे, प्रतिस्पर्धा में हम टिक पाएंगे। तो इसलिए टेस्ट अवश्य दें आप, ये आपसे मेरी विनती रहेगी कि जितने आप टेस्ट दोगे उतनी आपकी तैयारी अच्छी होगी। अब मैं आगे अपनी 20वीं क्लास का आप इंतजार करिए, उसी के साथ हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इन क्लासों को आप कंप्लीट कर लीजिए और यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पास में बेल आइकन वाला जो बटन है जो आपका निशान दे रखा है घंटे का, उस घंटे को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन अपने को तुरंत मिलते रहें, ताकि जो भी क्लास है उससे वंचित न हो और भी यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी डाली जाएगी उनसे वंचित न हो। और जो आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं, जो आपके जानकार हैं, उनको भी इसका लिंक शेयर करें ताकि वो भी निःशुल्क पूरे सिलेबस का फायदा उठा सके और अपनी अच्छी तैयारी वो कर सकें। सबसे बड़ी बात है कि इस क्लास से वो शॉर्ट में नोट्स बना सकें, क्योंकि यहाँ पे पूरे पूरे शॉर्ट में आपको महत्वपूर्ण तथ्य वो रखे गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है, इनसे यही आएगा। तो इसलिए आप इस पूरी क्लास को अपने को लगाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा लेना ताकि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अधिक से अधिक बच्चों को आप साथियों को शेयर कीजिए, वो भी उनसे लाभ उठा सकें। आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी तैयारी अच्छी हो, आप तैयारी लगन मेहनत और दृढ़ शक्ति के साथ आप तैयारी कीजिए और जब अच्छी तैयारी करते हैं तो आपका चयन सुनिश्चित होगा। इसी आशाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद। जय श्री राम।